बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। रोटी कपड़ा घर की चिंता आवश्यकता जीवन की। व्यक्ति और परिवार सुखी हो स्वतंत्रता तब ही सच्ची। रोटी कपड़ा घर की चिंता आवश्यकता जीवन की। व्यक्ति और परिवार सुखी हो स्वतंत्रता तब ही सच्ची। का रूप बदलने को निज शक्ति जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। मानवता के लिए विचार की किरण जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित बंधु जनों के भाग्य जगाने वाले हम। धन्यवाद। हाँ मिश्रा जी चालू किया जाए। कीजिए। अच्छा, वो लोग फीडबैक दे रहे हैं कि अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारा मध्य रेलवे कर्मचारी संघ का एक अनोखा प्रयास जो कभी किसी ने किया नहीं, वो हम कर रहे हैं। इसको काफी ऊपर के लेवल पे बाकी संगठन उसको अपोज कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके दिमाग में आ भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ करना। तो जो हमने हमारे दिमाग में लाया, हमारे कर्मचारी, हमारे कार्यकर्ता, सबको हम लोग दोनों जगह से प्रशिक्षित कर रहे हैं, एक तो रेलवे से भी और संगठन से भी। ऐसा प्रशिक्षण हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये संगठन हमारा बहुत ही शिस्तबद्ध, कल के संडे के सेशन में बहुत अच्छा संगठन के बारे में कहा गया कि ये हमारा संगठन कहीं नेतृत्व, सेंट्रलाइज नेतृत्व नहीं है।
कोई भी हमारा नेतृत्व एक पीढ़ी न पीढ़ी चलने वाला नेतृत्व नहीं है, और यहाँ किसी व्यक्ति का जय जयकार किया नहीं जाता। ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो बाकी संगठन में जब तक आप जय जयकार करेंगे नहीं, तब तक वो नेता है वो चालू नहीं होता। ऐसी एक प्रथा है वहां पे। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी प्रथा है कि कोई किसी व्यक्ति का जय जयकार नहीं किया जाता है, सिर्फ संगठन का जयकार किया जाता है। और यहाँ लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि यहाँ कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है। और जैसे बताया लास्ट टाइम में कि संडे को बताया कि 2 टेन्योर के बाद चेंज किया जाता है, वैसे ही हर व्यक्ति को नेतृत्व करने का यहाँ पे मौका दिया जाता है। इतना बढ़िया यहाँ ये संगठन है, विचारधारा बढ़िया है, जो राष्ट्र भक्ति से प्रेरित है। सबसे पहला हमारा राष्ट्र है, ये सोच के हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही ये इस अभ्यास वर्ग में जुड़े रहिए, अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए, और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, यही मैं कामना करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत, भारत माता की जय। धनंजय मिश्रा जी, आप। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं धनंजय मिश्रा, एसएससी परेल वर्कशॉप। आप लोग हमें सुन ले रहे हैं ना? जी, आ रही है आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं एसएससी परेल वर्कशॉप। आज हमें ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने को रखा है, जो हर जीवन में, हर समय, हर क्षेत्र में ये कोई जरूरी नहीं है कि परेल वर्कशॉप के लिए ही या रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये हो। यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में काम आने की चीज है। तो मध्य रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित यह व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला में हम उनका धन्यवाद देते हैं। इस कार्यशाला में उपस्थित श्री डी.के. चक्रवर्ती जी, संगठन मंत्री, बीआरएमएस, श्री मंगल देश पांडे जी, सह महामंत्री बीआरएमएस, श्री विजय ठाकरे जी, जोनल संरक्षक एमआरकेएस, श्री अशोक सिंह जी, जोनल अध्यक्ष एमआरकेएस, श्री रत्नाकर वागट जी, जोनल महामंत्री एमआरकेएस, सभी पदाधिकारियों तथा इस कार्यशाला में उपस्थित आप सभी सज्जनों का अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम जब जन्म लेते हैं और तब से अपने अंतिम समय तक लगातार कार्य करते हैं। हमारी शरीर अनवरत कार्यरत रहती है। हम अपने जीवन में सुख एवं प्रसन्नता की कामना ही करते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दुखी जीवन जीने की कामना करता हो। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर हम जीवन भर लगातार कार्य करते हैं तो आनंद अलग कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से आनंद इस कार्य में ही समाहित होगा। हम सोते हैं तब भी हमारा हार्ट वर्क करता है, हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। छोटे बच्चे जब एकदम छोटे रहते हैं तो इतना वर्क करते हैं, जैसे हम लोग साइंस में कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य जो है बल और उसके द्वारा विस्थापित वस्तु के गुणनफल को बोला जाता है। तो जो बच्चा है वो इतना एक्सरसाइज करता है कि उससे उसके ऑर्गन्स जो हैं, उसके सेल जो हैं, वो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारा जो कहना है कि हम कार्य 24 घंटे नॉन स्टॉप जन्म से लेके मृत्यु तक करते रहते हैं। इसमें हमें क्लियर हो जाना चाहिए या क्लियर है कि आनंद इस कार्य में ही समाहित है। कबीरदास जी की 2 पंक्तियां हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाय, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत नाय। तो उसी तरह
हमारे कार्य में ही आनंद छिपा हुआ है। हम उस आनंद की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना। तो अब हमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो हम कार्य को और आनंद के साथ जोड़े हैं, इसमें क्या एक दूसरे से परस्पर संबंध है। साथियों, कार्य को तो पहले हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला कार्य होता है डोमेस्टिक वर्क, जो घरेलू कार्य कहते हैं। दूसरा कार्य होता है अर्निंग वर्क, जो कार्य के बदले हमें पैसे मिलते हैं। और तीसरा कार्य होता है सोशल वर्क। अब डोमेस्टिक वर्क जो है वो हर इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, और इसके द्वारा वह व्यक्ति अपने परिवार का इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टाइल का इंप्रूवमेंट, जीवन स्तर का ऊंचा करता है। लेकिन उस जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हम लोगों को अर्निंग, पैसे की जरूरत है। वो पैसे हम अर्निंग वर्क बोलते हैं। वह हम कार्य के बदले पैसे कमाते हैं, कार्य हम करते हैं उसके बदले में पैसे मिलता है। और तीसरा होता है सोशल वर्क, जिसमें हम अपनी वैल्यूज जो है वो सोसाइटी को देते हैं। जो भी हमारे अंदर क्षमता है, जो भी हमारी एबिलिटी है, इसको हम सोसाइटी को, ये भी हमारा एक जिम्मेदारी है। आप अगर इस जीवन चक्र को देखेंगे तो आपने अपने परिवार के लिए, घर के लिए क्या किया और इस समाज के लिए क्या किया। तो समाज और घर का तालमेल बहुत ही जरूरी है, लेकिन इन दोनों को करने के लिए हमें अर्निंग वर्क सबसे इंपॉर्टेंट। अब अर्निंग वर्क जो है, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप वहां जाते हैं और वहां के माहौल को समझना, वहां की स्थिति को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि जैसे वो हर जगह लागू होगा वो चीज। जैसे घर में एक पिता और पुत्र बैठा है, और पिता ने अपने पुत्र को बोला, बेटा एक गिलास पानी लाओ। पहली बार वो कितना उछल के और उत्साह के साथ जाएगा और एक गिलास पानी ला के दे देगा। 2 मिनट के बाद पिता ने फिर से बोला, बेटा एक गिलास पानी लाओ, तब भी वो उतने ही उत्साह से जाएगा। लेकिन ये अगर चौथी 5वीं बार होने लगेगा तो उस बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा विरोधाभास चालू हो जाता है। और अगर उनके पिताजी उस बच्चे को बोल रहे हैं 9वीं 10वीं बार कि बेटा पानी लाओ, वो बच्चा चाहे कितना भी ओबीडिएंट हो, वह ऑब्जेक्शन के मूड में आ जाता है, उसके अंदर इरिटेशन आ ही जाएगा। अब सरजीत, यहाँ समझने की बात यह है कि पिताजी गलत है या बच्चा गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है कि गलत कौन है, पिताजी गलत है या बच्चा गलत। तो साथियों, यहाँ पर बच्चा भी गलत है और पिताजी भी गलत है। वह इस तरह से कि बच्चा के पास अगर नॉलेज हो तो वह एक मग पानी, एक गिलास उनके पास दूसरी बार जैसे ही मांगेंगे वो लाके रख देगा कि भैया आपकी समस्या ये है, ये पूरी हो गई। और पिताजी इसलिए गलत हो गए कि उनका माइंड कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, हमें कितनी जरूरत है। नहीं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोल देते बच्चे को कि बेटा एक मग पानी और एक गिलास ला दे। दोस्तों, यही स्थिति हर ऑर्गेनाइजेशन में आज हुई पड़ी है। हमारे जो बॉस हैं, टॉप बॉस, अगर हम सीआरपी को बोल दें या रेलवे मिनिस्टर को बोल दें, वहां से शुरू करते हैं। तो रेलवे मिनिस्टर क्या चाहता है, सीआरपी नहीं समझ पाता। सीआरपी क्या चाहता है, जीएम नहीं समझ पाता। जीएम क्या चाहता है, सीएमई नहीं समझता। सीएमई क्या चाहता है, उसके डाउन द लाइन नहीं समझते। फिर जो एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी है, जो हमारे डाउन द लाइन लोग हैं, उनके यहाँ आते आते इतना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि एक्चुअल काम क्या है और करना क्या है। दोस्तों, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जैसा आपने बताया होगा कि बताया ही सिंह साहब ने कि हमने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और तीसरे का भी सैंक्शन ले लिया रेलवे बोर्ड से 88 करोड़ का। ये छोटा सा अमाउंट नहीं होता। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, जब हमारी मीटिंग सीडब्ल्यूएम से होती है, जब हमारी मीटिंग सीएमई से होती है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग में ही
लगभग 70% का गैप आ जाता है। तो ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वह असर कर देती है हमारे वर्किंग सिस्टम पर। हमारी कार्य पद्धति है वहां हम फेल होने लगते हैं, हम वहां इरिटेट होते हैं। अब एक छोटी सी बात है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा फिर से, कि रेलवे बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया भाई पूरी खीर बना दो। अब इसको भी मैं डोमेस्टिक लेवल पे लाऊंगा कि हेड ऑफ फैमिली मेंबर जो है उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई पूरी खीर बना दो। अब जो है वो डाउन द लाइन ऑर्डर चला गया पूरी खीर बने। अब खीर बन गई तो पता चला वो चावल की खीर बनी। अब ऊपर से ऑर्डर आ रहा है चावल का, कौन पूछ रहा है, समा की खीर चाहिए था। अब फिर से ऑर्डर गया समा की खीर बनाओ भाई। अब समा की खीर बनते बनते पता चला अरे इसमें ड्राई फ्रूट तो डाला ही नहीं। फिर से ऑर्डर आया ड्राई फ्रूट डालो। पता चला कि ड्राई फ्रूट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिर से रह गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा अगर माइंडसेट क्लियर हो दोनों साइड से, नॉट ओनली यहाँ पे गलती हमारे वर्कर या हमारे स्टाफ या हमारे जो डाउन द लाइन है, गलती उन्हीं की नहीं होती है, गलती हमारे ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं। अभी कोविड में ही मैंने रियलाइज किया, कोविड में 1 अप्रैल को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर इशू किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी फंड का एक्सपेंडिचर होगा उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि ये फंड इन एलोकेशन पे आएंगे। अभी 1 तारीख का लेटर आया, हम लोगों ने उस हिसाब से लेटर इशू कर दिया। सेम फिर से 4 तारीख को दूसरा लेटर आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया एलोकेशन इशू किया है जिसपे कि कोविड के ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वह इस हेड में आएंगे। अब जैसे ही 4 तारीख को लेटर आया हमारे पास लोग एकदम परेशान, अरे ये तो लेटर ये आ गया, हमने तो ये इशू किया, अभी क्या करना है। भाई आप अपने आप को पहले क्लियर करो, लेटर में अंग्रेजी क्या लिखी है उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अगर एक जगह लोकेशन दिया है भारत सरकार दूसरा दे रही है तो दैट कैन बी रिलोकेटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। लेकिन यहीं पर वो कितने लोगों को परेशान कर देंगे। जो हमारे टॉप लेवल के बच्चे हैं वो 4-5 लोग नीचे तो परेशान हो गए बिना काम। साथियों ये जो टाइम है ना, टाइम जो है एज गुड एज मनी है। अगर हम अपने टाइम को किल करते हैं या एक कार्य को 2 बार में हम करने की कोशिश करते हैं या कोई भी कार्य हम रिटर्न लेते हैं आगे बढ़ के, तो मतलब सीधा सीधा है हम फाइनेंशियल लॉस करते हैं। वो फाइनेंशियल लॉस किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। अगर आप घर में कोई कार्य करते हो और कार्य थोड़ा करके और फिर पीछे ले हो, देखो आपका पर्सनल लॉस हो जाएगा। इसी तरह से सामाजिक कार्य है, अगर हम समाज में कोई कार्य करने जाते हैं और उसको रोल बैक करते हैं तो हम समाज का लॉस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो क्लियरिटी है माइंड की वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। साथियों इसीलिए जो वर्क है ना WORK, ये अपने आप में ही एक बड़ा भी क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। हम केवल उस पर ध्यान नहीं दिए। कोई भी कार्य करना है, जैसे W, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको दुखी करता है। हमें आनंद न लेने के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो W है। और W क्या होता है? वह है विश। अगर हमारी कार्य करने की इच्छा न हो और कोई हमसे काम करने को बोल दे तो हो गया सत्यानाश। हम काम करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन हमें, चाहे हमारा बच्चा ही हो, अगर फादर अपने बच्चे को कोई काम बोल दिया और उसकी अंदर से इच्छा नहीं करने की है फिर भी वो करेगा, लेकिन वो इरिटेट हो गई। इसी तरह हमारे ऑफिस में अगर हमारा बॉस बोलता है और हम उसको खुश नहीं है, हमारी विश नहीं है काम करने की, तो हम क्या होंगे? दुखी होंगे। 2-4 बातें उल्टा पुल्टा बोलेंगे, 2-4 बातें अपने में इरिटेट करेंगे और बाद में वो काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है काम नहीं करेंगे, काम करेंगे लेकिन इरिटेट होके करेंगे। तो साथियों ये W जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वह है विश। हमारी अगर इच्छा शक्ति रहे, आपके पास कोई भी काम हो
आप उसको आसानी से कर दोगे। दूसरा वर्ड आता है ओ जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अभी हम जो डिस्कस किए इतना कि हमें पता ही नहीं है करना क्या है और हम काम किए जा रहे हैं। तो भैया काम तो कर रहे हैं और रास्ता पता ही नहीं है हमें करना क्या है, हम वही नहीं क्लियर है। तो हमें ऑब्जेक्टिव जो भी काम है, चाहे डोमेस्टिक वर्क है, चाहे वो अपना ऑफिशियल वर्क है, चाहे सोसाइटी का वर्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा वर्ड है आर। अगर हमारे अंदर विश है, हमारी इच्छा शक्ति है काम करने की और हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो रिजल्ट आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लास्ट में आया है के क्या होता है, उसका बेस है, जिसे बिल्डिंग का प्लिंथ होता है ना, वही चीज के है। के यहाँ रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को। अगर आपके पास बहुत इच्छा काम करने की है, आपको पता भी है हमें करना क्या है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल परेशान होंगे। तो साथियों, ये जो वर्ड मिलके है बना हुआ, अगर इस वर्ड के बारे में हम क्लियर हो जाए कि अगर हम कोई भी कार्य करें, छोटा सा हो या बड़ा हो, पहले उस कार्य का हमें अगर नॉलेज एक्वायर कर लें और उसके बाद हमारे अंदर इच्छा शक्ति आए, तो कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो कि आपको आनंद ना दे। सिंपल सी बात है कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है ग्राउंड में, तो कोई बॉलर अगर एक विकेट ले लिया तो क्या इंतजार वो करता है कि वो जो दर्शक बैठे हैं वो ताली बजाएं? वो खुद जंप करता है। ऐसा क्यों? या आप लॉन्ग टेनिस देखते हो, अगर शटल सामने वाले के कोर्ट में गिर गया, सामने वाला चिल्लाता है, वो ये वेट नहीं करता कि हमारे सराउंडिंग चिल्लाएं। तो दोस्तों, इसमें ये क्वालिटी ये भी आप में आनी चाहिए कि हम अपने आप को प्रेज करें, हम अपने आप को उत्साहित करें। हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारी प्रसन्नता हो, उसका इंतजार न करें। नॉर्मली लोग यहाँ दुखी हो जाते हैं कि हम इतना काम किए, हमें तो कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। लोग अप्रिसिएशन के इंतजार में रहते हैं। ये चीज अगर आपके माइंड में रहेगा, आप कार्य को आनंद नहीं ले पाएंगे, उस कार्य का आनंद आपको नहीं मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आप रिजल्ट अच्छा दे रहे हो, लेकिन अगर आपको अप्रिसिएशन की इच्छा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमको अप्रिशिएट करे, हमको कुछ पुरस्कार दे दे, हम आपको पुरस्कार की जरूरत नहीं। क्यों पुरस्कार? आप अपने आप को स्वयं पुरस्कृत करिए। आप में देखिए साथियों, हम लोग अपने लाइफ में कभी न कभी, आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, अपने बैक लाइफ में कभी न कभी ऐसा समय जरूर सबके जिंदगी में आया है जब हम सोने जाते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप अपना बैक लाइफ का थोड़ा सा देखिएगा कि लाइफ में कभी न कभी ऐसा जरूर आपके साथ हुआ। और जो लोग एनर्जेटिक हैं उनको तो अक्सर ही मिलेगा कि वो सोने जाते हैं, उससे पहले सुबह का इंतजार उनको रहता है, क्योंकि उनको परफॉर्म करना रहता है। हमें कल ये करना है, कल हमें वो करना है, कल हमें ये मैच खेलना है अगर कोई प्लेयर है, या कल हमें एग्जाम देना है तो उसके लिए ऐसा तैयारी करना है, या हमारे अंदर तैयारी अच्छी है तो हम वेट करते हैं कि एग्जाम शुरू हो जाए। तो साथियों, सेम चीज आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर होती है। हम जहां भी काम करते हैं, हमारे अंदर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए, इतनी अपने अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए उस कार्य के प्रति। ये एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए कि हमें कोई प्रेज करे, हमें पुरस्कार मिल जाए, या हम इसके बदले हमें उस कार्य को। इसमें क्या फायदा होता है कि एक तो आप मेंटली फ्रेश रहेंगे और दूसरा जो कार्य करेंगे उसमें क्वालिटी है, वो कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा, आउटपुट उसका अच्छा मिलेगा। तो अगर हमें अपने कार्य में एंजॉय करना है तो हमारे अंदर विश होनी चाहिए, हम हमेशा तैयार रहे काम करने के लिए। दूसरा चीज, हमारा काम क्या है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे सोसाइटी का काम,
उसके बाद हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। तो साथियों, नॉलेज का इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अब अगर आप नॉलेज रखते हैं, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अब इसमें देखिए, हम फोकस कर रहे हैं जो वर्किंग तरफ के हैं, जिससे कि अर्निंग वर्क जो हम बोल रहे हैं। अर्निंग वर्क में क्या होता है कि थोड़ी और दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है कि सामने वाला जो आपको वर्क दे रहा है उसका माइंड सेट क्लियर है कि नहीं। दूसरा चीज, आपको उस कार्य के प्रति कितनी लगन है, कितनी उत्सुकता है। तीसरी चीज, आपके जो सराउंडिंग हैं, जो कलीग हैं, उनसे आपके रिलेशन कैसे हैं। चौथी चीज, आप कितने अग्रेसिव हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही लोगों से तुम राम करते रहते हो। इसके बाद आपका जो वर्क कल्चर है, वर्किंग प्लेस है, ये चीजें हर जगह लागू होती हैं कि आपका वर्किंग प्लेस कितना साफ सुथरा है, आप उसको कितने सिस्टमेटिक ढंग से रखें। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि अपना वर्क प्लेस साफ रखें। अपना जहां पे, चाहे वो घर भी हो, हम तो बच्चों को भी कहेंगे कि जो घर में पढ़ते लिखते हैं या जो ऑफिस में काम हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला ध्यान हमें देना चाहिए कि हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखें। चाहे वो बुक्स वगैरह हैं, चाहे आपके कपड़े लत्ते घर के हैं, चाहे घर का जो, वो हम ये नहीं इंतजार करें कि कोई थर्ड पर्सन आके करेगा। आप इसी तरह से अपने ऑफिस में हैं या चाहे वर्कशॉप पे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसको सही जगह पे रखना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। जहां हम काम करते हैं वहां की सफाई होना बहुत जरूरी है, साफ सुथरा रखना आवश्यक है। तब जाकर के आप उस कार्य को एंजॉय करें। कोई भी कार्य हो, अगर आपको सोशल वर्क करना है तो सोशल वर्क में भी आपका ये चारों चीजें एकदम लागू होती हैं। सोशल वर्क में आप करना क्या चाहते हैं, लोगों के साथ आप किस तरह का से अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, लोगों को किस तरह की मदद करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके प्रति आप लोगों को मैं पहले क्लियर किया, 3 तरह का वर्क, डोमेस्टिक है, अर्निंग वर्क है और सोशल वर्क है। सोशल वर्क में आप अर्निंग के पीछे मत भागिए, अर्निंग वर्क है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम कोई भी जॉब चूज कर लिए तो उस जॉब से रिग्रेट मत होइए। अगर 1 साल 2 साल में आपको अगर जॉब नहीं पसंद आ रहा है, बेहतर है आप उसको क्विट कर दो, दूसरी जॉब देख लो। लेकिन अगर उस जॉब को आप क्विट नहीं किए किसी कारणवश, तो आप अपने आप को रिग्रेट मत करो कि यार मैं तो बड़ा गलत जगह फंस गया, ये तो मेरे लायक काम ही नहीं है, यहाँ मैं कैसे काम करूं। क्योंकि ये सब देखिए, आप अगर उस जॉब में लगे हुए हैं तो काम तो आपको करना ही है। लेकिन अगर काम कर रहे हो तो खुश होके काम करो भाई। नाराज होके काम करने में आप अपने जो आनंद के क्षण हैं, जो प्रसन्नता के क्षण हैं, उसको आप गंवा रहे हैं। तो हमारे जिंदगी का मूल उद्देश्य ही है आनंद लेना। चाहे आप जन्म से मृत्यु तक हर इंसान यही चाहेगा कि हमारा जीवन सुखमय आनंदित रहे। तो जब सुखमय आनंदित रहे तो हम इन छोटी छोटी चीजों को लेके न हो, चाहे वो काम छोटा है या बड़ा है। अगर आपने छोटा काम एक्सेप्ट कर लिया तो या तो आप समय के साथ ही स्विच कर दो अच्छे कार्य के लिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने उस कार्य को दिल से करिए। इससे क्या होता है कि आप में एक ऊर्जा रहेगी, एक जो है काम करने की एक अलग कैपेबिलिटी आएगी। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम काम करते हैं कोई भी कार्य, चाहे वो घरेलू कार्य हो या ऑफिस का कार्य हो या सोसाइटी का कार्य हो, बिना प्लानिंग के नहीं करना चाहिए। आप हमेशा उसका प्लान बनाइए और उस प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इस चीज को पेपर पे लिखिए, एक टू डू लिस्ट बनाइए, हमें क्या करना है। आज ये कर लिया तो आपका जो
ये वर्क है वो सिस्टमेटिक ढंग से होगा। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे आप जो भी काम हाथ में लेते हैं, चाहे वो घरेलू कार्य हो, मैं फिर से कहूंगा ये सबके लिए सेम लागू होती है, चाहे घरेलू कार्य है, चाहे ऑफिस का कार्य है, चाहे सोशल वर्क है। एक चीज जब आपने हाथ में लिया, सॉरी, तो सबसे ज्यादा फोकस आप उसी चीज पर करिए, पहले वो काम खत्म करिए, बाद में दूसरे। कभी कभी लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक साथ 3-4 काम में हाथ डाल देते हैं और पता चला कि वो 10 मिनट इधर 10 मिनट उधर, आधा घंटा इधर आधा घंटा, न ये क्लियर हो रहा है, न वो क्लियर हुआ, न इधर हुआ न उधर, हाथ पाँच करके वो डैम कर देते हैं। काम एक टाइम पे एक लीजिए और उस पर पूर्ण रूप से फोकस करिए और उसकी प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद काम हाथ में लीजिए। दूसरा चीज ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि हमारे ऊपर वाला वो हमसे क्या चाहता है, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है। पता चला वो कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो। तो हमें सामने जो हमारा इमीडिएट बॉस है, इमीडिएट बॉस कहीं भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, हमारे पेरेंट हैं, उनको हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पेरेंट को हमसे क्या अपेक्षा है। सेम वे हमारा ऑफिस है, हमारा बॉस हमसे क्या चाहता है, इस चीज की समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। सेम चीज सोसाइटी है, सोसाइटी हमसे क्या चाहती है। अगर हम इस चीज को न रीड कर पाए तो हम अपने कार्य में आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर उसके अनुसार आप अपना काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य को एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कार्य कोई भी हो वो नॉन स्टॉप नहीं करना चाहिए। कार्य में ब्रेक बहुत ही जरूरी है। और स्पेशली आजकल के जो आईटी छात्र हैं, आईटी फील्ड के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है एक बार लैपटॉप या इसमें घुस जाते हैं तो पता चला 8-10 घंटे उसी में घुसे रहते हैं। कभी आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी आपको बैकबोन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप जो है किसी भी अवस्था में हो, हर 45 मिनट पे या 1 घंटे के बाद आपको अपना गेस्चर चेंज करना ही करना है। एक ही आज हम लोग ऑफिस में भी कंप्यूटर पे सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल है। हमें काम के साथ अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान देना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही काम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हम कार्य के प्रति इतना लगाव, मतलब इतना ना वो हो जाए कि हम अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाए। इसीलिए हमें जितना समय हम कार्य पे लगाते हैं, हर 45 मिनट 1 घंटा के बाद आप अपने कार्य से या मतलब जो आपका गेस्चर है वो बदलना ही चाहिए। आराम की देखिए परिभाषा क्या है। आराम का मतलब ये नहीं है कि आप बेड पे सोएं। आराम का मतलब एक कतई नहीं होता है कि आप बेड पे, तो जो बीमार है वो सोते हैं, वो हॉस्पिटल में सोते हैं बेड पे। आराम का मतलब है चेंज ऑफ गेस्चर। अगर आप बैठे हैं खड़े हो जाइए, अगर आप बहुत देर से खड़े हैं थोड़ा देर बैठ जाइए। तो आपका चेंज ऑफ गेस्चर ही आपको, अगर आप मेंटली इन्वॉल्व हैं किसी चीज में, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आप में एक अलग एनर्जी आएगी, आपका बॉडी एकदम फिट रहेगा, फ्रेश रहेगा और आपका उस काम में मन लगेगा। आपको बोरियत नहीं आएगी। और ये सब चीजें जब नहीं आएंगी तो आप उस कार्य में निश्चित रूप से एंजॉय करेंगे। हमारा जो मकसद है कार्य करना सेकेंडरी होना चाहिए, हमारा मकसद है एंजॉय करना। आप किसी प्लेयर को देखिए, वो कितने मन से खेलता है, जबकि वो पसीने निकालता है शरीर से। अगर वो फुटबॉल का प्लेयर है तो वो कितना रन करता है ओवर द फील्ड और कितने पसीने उसको निकलते हैं, लेकिन वो इस पर कभी नहीं सोचता कि हम बहुत पसीना निकाल रहे हैं। पसीना निकालना ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो कहेंगे अगर हर आदमी 24 घंटे में एक बार पसीना निकाल दे अपने शरीर से तो उसके स्वास्थ्य को 80% तक कुछ नहीं होगा। तो हमारा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें अपने शरीर को फिट रखना है, तो कार्य कोई भी होगा आप उसको दिल से करेंगे, मन से करेंगे और उसमें एंजॉय करेंगे।
इसलिए ये जो हम आपको पॉइंट बता रहे हैं कि अपने सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो आप में एक एनर्जी होना चाहिए, उस कार्य को करने की एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। और जब आप सोते हैं तो सुबह जगने की एक अलग उत्साह होना चाहिए। आप वेट करो सुबह होने का, फिर देखिए आप कैसे कार्य में एंजॉय करते हैं। वो कार्य चाहे जो हो, घर का हो, सोसाइटी का हो या ऑफिस का हो। अच्छा देखिए, हमें हर जगह जस्टिफाई करना है। हमें सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या जो कार्य आज हमने किया, चाहे वो घर का ही हो, आप घर में भी आके आइडल अगर बैठे हैं, दूसरा आदमी काम कर रहा है, तो ये आप अपने आप से पूछे क्या मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ? आप हमारा कंट्रीब्यूशन घर के कार्य में है क्या? तो हमें अपने घर के कार्य में भी कंट्रीब्यूट करना है। हमें इसी तरह अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो क्या ऑफिस में जाके हम गप मार रहे हैं, बैठ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं? हमें उस कार्य के बदले जो मनी दी जा रही है, क्या हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? तो हमें वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना है। और अगर इस चीज को इवेल्युएट कर लेंगे, इस चीज की इवेल्युएशन हमारे माइंड में रहेगी, तो हम 101% काम करके आएंगे। जिस दिन हम काम नहीं करेंगे उस दिन हम दुखी होंगे। ये बात बड़ी क्लियर है कि जिस दिन अगर इस तरह का माइंडसेट आपका है, तो जिस दिन आप ऑफिस में, घर में या समाज में, तीनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे उस दिन आप दुखी होंगे। अगर ये गुण आपके अंदर आ जाएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लाइफ को पूर्ण रूप से एंजॉय करेंगे। तो लाइफ एंजॉय करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आपको जो भी काम मिले उसमें दिल खोल के घुस जाइए, क्योंकि उसी काम में तो आनंद है। हम आनंद की जो तलाश कर रहे हैं वो काम ही तो है। उस काम को हमें कैसे आनंद हमें उस काम से लेना है, ये चीज हमको अच्छे से समझनी चाहिए। अब साथियों, एक चीज और आती है। अब ये चीज ये भी तीनों जगह लागू होती है, आपके घर में भी हो, आपके ऑफिस में भी हो या सोसाइटी में भी हो। कि जैसे हम काम किए और घर वाला कोई प्रसन्न नहीं हो रहा है, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। यार ये तो काम किए जा रहे हैं, मतलब कुछ हो ही नहीं। ये रिएक्शन हर घर में मिलेगा, चाहे बच्चों से मिल जाए, चाहे बड़े लोगों से मिल जाए, कि भैया काम तो उनसे करवा रहे हो और एक बार भी बोले नहीं कि आपने अच्छा काम किया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे को अप्रिशिएट करो, उनको प्रसन्नता दो, उनको खुशी दो। तो देखो उनके अंदर कितना जोश आता है, वो कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्क में। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के बॉस जितने भी हैं, चाहे जिस भी लेवल पे हैं, अगर हमसे एक अच्छे से प्यार भरी और मुस्कुरान करके बात ही कर लेते हैं, तो देखिए आपके अंदर एनर्जी कितना बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा एरिया है, सराउंडिंग है, जैसे सोसाइटी में है, आप कोई काम करते हैं, अगर सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करती है, आप डबल काम करते हैं। हम दूसरा नहीं, सीधा अभी हाल ही में एग्जांपल दे रहा हूं कि जिस दिन कोविड के चक्कर में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से दिया जलाया, ताली बजवाया और ये जो कार्य किए 2 बार, उससे उनकी आनंद की पराकाष्ठा आप शब्दों में नहीं कह सकते। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों से काम करवाया है, एक छोटा सा, कि एक बार ताली बजाए थे और एक बार दिया जलाए थे, और इसको हमारे 125 करोड़ की जनता एक्सेप्ट की और उस कार्य को किया। इसके आनंद की अनुभूति नरेंद्र मोदी ही समझ सकते हैं। इसलिए वो जो 4 घंटे, लोग कहते हैं ना 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे काम करते हैं, ऐसे नहीं करता कोई। उसको अपने ऊपर, उनको कौन प्राइज देने वाला है, कौन दे रहा है उनको प्राइज? और ये उनको इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि हम क्या काम किए और लोगों की तरफ से क्या अप्रिसिएशन मिला। ये उनके लिए यही प्राइज है कि वो एक वर्ड बोल दिए, पूरी जनता खड़ी हो गई। ये सबसे बड़ा प्राइज होता है सोशल वर्क में। वो सोशल वर्क का आदमी अगर 1 घंटा काम करता होगा, मैं
चैलेंज करता हूँ या लिख के देता हूँ, ऐसा आदमी 10 घंटा काम करना चालू कर देगा। जो 1 घंटा काम करता है ना, तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पास को अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, सोसाइटी है तो लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और घर है तो बड़े लोगों को, छोटे लोगों के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें दोनों को फायदा होता है, बड़ा भी इंजॉय करता है अप्रिशिएट करके, और छोटा भी आनंदित होता है कि हमारे काम की कुछ वैल्यू हुई। साथियों, तो ये जो असेसमेंट ऑफ वर्क होता है तो उसमें एक ये बात हो गई। दूसरा ये हो जाता है कि कभी कभी हम बहुत लंबा समय तक काम कर देते हैं और उसका टाइट शेड्यूल कर देते हैं। ये भी मैं जो भी कह रहा हूं ये तीनों जगह पूरा पूरा लागू होता है, चाहे डोमेस्टिक वर्क हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो। हम जो है, जैसे कोई ऑफिसर है, हमको कुछ काम पकड़ा दिया और काम कुछ ज्यादा ही दे दिया और टाइम कम दिया, कभी ये शाम 4 बजे तक हमें तो चाहिए। अब यहाँ पे हमको जबरदस्ती का टेंशन डेवलप हो जाता है। जो कार्य 4 बजे के अंदर नहीं हो सकता और क्वांटम ऑफ वर्क अगर ज्यादा हो गया तो वह कार्य उस समय में कंप्लीट होना मुश्किल है। उसके लिए हम लोग परेशान होते हैं। अब यहीं पर हम ये, चूंकि ये ऐसा सब्जेक्ट ही है कि ये मैनेजमेंट और स्टाफ ये दोनों को समझने की चीज, या फैमिली का जो हेड ऑफ फैमिली है और उसके जो सबऑर्डिनेट है उनको समझने की जरूरत, या सोसाइटी और सोसाइटी के जो कार्यकर्ता है, कार्य करने वाले हैं उनको समझने की जरूरत कि किसी को जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि वो आदमी उसी समय में अपना कार्य संपादित कर ले। दूसरी चीज है कि आपको ज्ञान किसी चीज, और जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा कंप्यूटर अच्छा जानता है और उसको राइटिंग वर्क उतना अच्छा नहीं है, अब पता चला उल्टा कर दिया कि जो राइटिंग वर्क जानता है कंप्यूटर नहीं जानता है, अब वो बेचारे को कंप्यूटर वर्क का काम दे दिया। अब जो काम 10 मिनट में होना है भाई, वो 4 घंटा तो लगना पक्का है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कंप्यूटर चलाना। अब वो बंदा किसी को ढूंढेगा। अब देखो उतने अपनी एनर्जी कितनी खर्च कर रहा है, वो एकदम तन्मय, जैसे मैंने पहले बोला ना, उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत है। अब उसको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि हमें ये काम करके देना है, लेकिन उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। अब कंप्यूटर का नॉलेज न होने के नाते वो बंदा मेहनत करेगा, किसी कंप्यूटर वाले को पकड़ेगा और उससे वो काम कराएगा और उसको बाद ला के देगा। ऐसा मैं अक्सर पाता हूँ, यहाँ भी हमने देखने को मिला है। तो जिसको जिस फील्ड का समझ है, जिसको जिस फील्ड का ज्ञान है, उसको उसी फील्ड का वर्क देना चाहिए। इसीलिए मैंने वर्क में बताया था कि नॉलेज सबसे ऊपर, मतलब है तो सबसे नीचे, दैट इज द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग। अगर नॉलेज है तो 2 मिनट में काम करके खत्म कर देगा और वो उसको एंजॉय करेगा। दूसरी चीज आती है कि हम लोगों को एक समस्या और गंभीर होती है, समझना चाहिए हर इंसान को। जो इसे 3 वर्क बताया आपको, डोमेस्टिक है, अर्निंग वर्क है, सोशल वर्क है, इन तीनों में बैलेंसिंग होना बहुत आवश्यक। पता चला कि आप जो है अर्निंग वर्क में इतना भिड़ गए कि डोमेस्टिक वर्क भूल गए, या सोशल वर्क में इस तरह से भिड़ गए कि डोमेस्टिक वर्क भूल गए, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, घर में डिस्टरबेंस चालू हो जाएगा, और जो कार्य समुचित ढंग से चलना चाहिए वह बिग उसमें आना चालू हो जाएगा, और फिर आप काम में एंजॉय करने की जो बात है वह फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो तीनों वर्क में, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे अर्निंग वर्क है, चाहे सोशल वर्क है, तीनों में एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए। तीनों में आपका टाइम मैनेजमेंट काम आना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको कितना समय डोमेस्टिक वर्क के लिए देना है, कितना अर्निंग वर्क के लिए देना है, कितना जो है सोशल वर्क के लिए देना है, ये बहुत ही क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए। तब जाकर के आप तीनों जगह एंजॉय करेंगे। और ये तीनों में से कोई भी एक वर्क नहीं करते हैं तो आप में एंजॉयमेंट की कमी आएगी ही। इसलिए सोशल वर्क भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि डोमेस्टिक वर्क इंटरेस्टिंग है, जितना कि ऑफिशियल वर्क इंटरेस्टिंग है।
तो हमें तीनों तरह में बैलेंस रखना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि हम चाहे जहां भी काम करें, हमारे सराउंडिंग जो है ना, उसको रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। चाहे घरेलू वर्क है, चाहे आपका ऑफिशियल वर्क है या सोशल वर्क है, आपका सराउंडिंग अगर प्लीजेंट रहेगा तो निश्चित रूप से आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके साथ ही हमें एक चीज और ध्यान देने की चीज होती है कि हर आदमी अपने लाइफ में प्रमोशन जरूर चाहता है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो भाई डोमेस्टिक वर्क में तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी किसी किसी को दिक्कत होती है तो बेचारे दुखी तो रहते ही हैं। लेकिन वो जो ऑफिशियल वर्क है, थोड़ा वहां प्रमोशन की दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही सोशल वर्क में भी प्रमोशन की जरूरत रहती है, इसीलिए देखिए आज राजस्थान की लड़ाई हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी काम करते हैं उसके कार्य के दौरान आपको प्रमोशन प्रोस्पेक्टस होना ही चाहिए। और अगर आप इसके लिए बहुत ज्यादा एगरनेस है तो भी प्रॉब्लम आ जाती है कि मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह जहां पे जल्दी प्रमोशन ही नहीं है, तो अब वहां पे आप इरिटेट होके काम करने से तो मजा नहीं है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आनंद। कार्य सेकेंडरी होता है, आनंद पहला है। तो हम उसको एक्सेप्टिंग मोड में लें, यार ये हमारे साथ ऐसे ही है, हमें ऐसे ही एंजॉय करना है, लेकिन हम वर्क में एंजॉय करेंगे। ये चीजें आपको डोमेस्टिक में भी, हमारे कुछ साथी रहते हैं जो कि डोमेस्टिक वर्क में भी उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता, तो उसको दूसरे ढंग से मैनेज करते हैं, बट दे शुड एंजॉय। उनका ऑब्जेक्टिव है एंजॉय करने का लाइफ, और उसको एंजॉय करें। तो साथियों, हमारे लिए जो समय निर्धारित किया गया था हमारे, क्योंकि ये तो बहुत ही व्यापक विषय है, इसको अगर बोलना हो तो 2 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो हमें समय दिया उसके अंदर मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। और भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धनंजय जी, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रहा। आपने सही कहा कि इस विषय पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन आपने संक्षेप में बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन किया है। टेंशन फ्री वर्क, तनाव मुक्त कार्य कैसा किया जाए, आपने समाज से और कार्य से और घर से, तीनों से आपने सभी को जोड़ा है। बहुत ही अच्छा आपका विचार। और इसी के साथ में हमारे दूसरे जो वक्ता हैं प्रसन्नजीत सरकार दादा, और आज उनका जो विषय है DAR एंड सर्विस कंडक्ट रूल। दादा का माइक अनम्यूट कर दीजिए, दादा अनम्यूट कीजिए, और वो आप जी जी आप अपना DAR के ऊपर में अपना विषय शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। DMS, MRPS, BRMS और सभी प्रांत से जितने, सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। धनंजय मिश्र जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहे थे, और हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं ये सब चीजें। पुरस्कार तो बहुत कम मिलते हैं रेलवे सर्विस में, लेकिन तिरस्कार बहुत बार मिल जाते हैं, आप चाहे या ना चाहे। और ये तिरस्कार ऐसे होते हैं कि काम जो करते हैं गलती उसी से होता है, और जो काम नहीं करते हैं, रेलवेज में एक परिभाषा में ऐसा है, उनसे नहीं जमता है, उनको आने दीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए। लेकिन जब आप देखने जाते हैं, जब आप काम करते हैं, पूरा तन मन धन से जब काम करते हैं, तब गलती हो ही सकते हैं। लेकिन ये गलती को गलती नहीं माना जाता है, और इसके ऊपर अच्छे अच्छे एक्शन लिया जाता है। और इसी कारण में हमारे जो DAR रूल्स है, ये रूल्स जितना भी बोले ये डंडा ही है। डंडे जो है ये डंडा ही है, जो डंडा हमारे ऊपर चलाए जाते हैं। और
हमारे ऊपर एक ऐसा परिस्थिति क्रिएट किया जाता है ताकि लगता है कि हमारे जो कर्मचारी साथी है ये काम नहीं करते हैं, ज्यादातर गलती करते हैं और कुछ ना कुछ गलत चीज करते रहते हैं, जो सही नहीं है। हाँ, एक दो केसेस तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैंने जितने केसेस देखे हैं डीएनडे में, इसमें बहुत सारा समय कि ऑफिसर ने कुछ बोले हैं जो हमें ठीक नहीं लगा, या ऑफिसर के साथ मेरा तालमेल अच्छा नहीं है, या कोई कारण में विजिलेंस पार्टी आए हैं, विजिलेंस पार्टी को हमने उतना सम्मान नहीं दिखाया जितना सम्मान वो मांग रहे हैं, कैसे भी हो, इस बारे में मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब कारण में बहुत सारे समय हमारे बहुत सारे साथी को ये डीएनडे रूल्स के तहत उसको पनिशमेंट करने के लिए चार्जशीट दिया जाता है। मैं पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1968 आप लोग सब जानते हैं कि डीएनडे रूल्स जो है ये 1968 का है। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 309 है, 311 है, 311 का 1 है, 311 का 2 है, जिसमें ऐसा बताया जाते हैं कि आपके ऊपर कोई आरोप अगर कोई कर रहे हैं तो आप पूरा के पूरा आपको डिफेंड करने का आपके पास पावर है। एक नेचुरल जस्टिस है, एक नेचुरल जस्टिस ये डीएनडे रूल्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन हमें देते हैं कि कोई भी आदमी जिसको कुछ भी पनिशमेंट दिया जाता है उसका उनका बात भी सुनना चाहिए और उसके बात के ऊपर गौर करना चाहिए। कितना होता है इस बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये रूल्स है। एक ऐसा भी है कि जो जज कर रहे हैं वो जज ऐसा ना करे कि वो खुद ही कुछ चीज ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही जज है और खुद ही पनिशमेंट दे रहे हैं और खुद ही आरोप भी लगा रहे हैं। सब चीज एक आदमी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये भी है। और कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो डिसीजन दूसरे को सुनने के बाद ही लेना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस है। हमारे ऊपर हमारे जो अधिकारी हैं, जो रेलवेज हैं, ये क्या आशा करते हैं? ये आशा करते हैं कि हमारा टोटल इंटीग्रिटी रहेगा, हमारे काम के प्रति हम समर्पित रहेंगे और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो एक रेलवे सर्वेंट को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा एक ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत ही खतरनाक चीज है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो रेलवे कर्मचारी को नहीं करना चाहिए। इसका कोई गाइडलाइंस नहीं है कि क्या क्या चीज हमसे मांगा जाता है, कि कौन कौन सा चीज हम कर सकते हैं और कौन कौन सा चीज हम नहीं कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑफिसर्स। खैर, ये हमारे डीएनडे रूल्स का है। हमें ये बताया जाता है कि चार्ज जो है, चार्ज वेग नहीं होना चाहिए। चार्ज जो है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर समय अगर आप देखेंगे कि चार्ज जो है वो वेग रहते हैं। एलिगेशन अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक एलिगेशन एक बार देना चाहिए। एक एलिगेशन को दो भाग करके उसमें दो बार आप चार्ज किसी को नहीं कर सकते। कोई चार्ज किसी का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। एक इसके पहले अगर कोई इंक्वायरी हो चुके हैं एक कोई कहानी के ऊपर और उसके ऊपर बेस करके दोबारा फिर से आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो गलत है। कभी भी हमारे ऊपर ऐसा कोई चार्ज आते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना है। अगर कोई लॉन्ग एब्सेंटी या ऐसा कुछ चीज है तो मास्टर रोल, एब्सेंटी स्टेटमेंट एक्सेट्रा लेना चाहिए। कोई ट्रैप केसेस है तो वीडियो डॉक्यूमेंट्स, विटनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स, फिर जो गाड़ी में आए हैं वो गाड़ी का जो लोग आए हैं ट्रैप करने के लिए उनका लॉग बुक,
जो पैसा दिए हैं वो पैसे का हिसाब, ऐसा बहुत सारी चीज है जो चार्ज होते हैं उनको लेना चाहिए। तो एक चीज जानना चाहिए हमें कि कभी भी कोई चार्ज करते हैं तो चार्ज के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए और उस हिसाब से हमें करना चाहिए। आप जानते हैं कभी भी चार्ज होता है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, उसमें 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ज्यादातर समय यूज करते हैं। एक है फॉर्म नंबर 5, SF5 जिसको कहते हैं, और SF11 कहते हैं। SF5 जो है वो मेजर चार्जशीट है और SF11 जो है वो माइनर चार्जशीट है। सस्पेंशन, मेजर चार्जशीट देने के पहले कभी कभी सस्पेंशन भी आ जाते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है SF1 से होता है। सस्पेंड करने के बाद क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, एक चीज मैं ये सस्पेंशन के बारे में आप सबसे बात करना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे सर्विसेज में पेंशन सेक्शन में भी काम कर चुके हैं और अभी भी करता हूं, तो मैंने देखे हैं सस्पेंड करने के बाद उसको फिर से रिवोक किया जाता है विदाउट गिविंग एनी चार्जशीट। लेकिन ये सस्पेंशन पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस है रेलवे बोर्ड का कि अगर ऐसा सस्पेंशन किया गया और सस्पेंशन के बाद उसको रिवोक किया गया, ड्यूटी में लिया गया, और ये जो चार्जशीट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये पूरा पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। ये ड्यूटी में ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं लिखते हैं। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, फिर से रिवोक कर दिया, फिर से ऑफिस आ गया, चल रहे हैं। और ये पीरियड जो है, ये पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस बारे में ना तो सर्विस शीट में कुछ लिखा जाता है न कहीं पर कुछ ऑर्डर दिया जाता है। लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये जो पीरियड है, दिस पीरियड शुड बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, क्योंकि आप सस्पेंशन के बाद मेजर चार्जशीट नहीं दिए हैं। ये आप थोड़ा सा कभी भी किसी के साथ ऐसा होते हैं तो उसको गाइड करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन कब किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी चाहते हैं कोई भी ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में भी गाइडलाइंस आप सबको रखना चाहिए कि सस्पेंशन कोई मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब कुछ मोरालिटी के बाद में कुछ हो गया है, कुछ इमोरल का काम आप किए हैं तो सस्पेंड हो सकते हैं। सस्पेंड करप्शन अगर आपने कुछ किए हैं तो सस्पेंड हो सकते हैं। करप्शन बोलने से कुछ पैसा ले लिया, इम्बेजलमेंट या कहीं से कुछ ऐसा कुछ किए हैं जिसमें रेलवेज का बहुत सारे लॉस हो गया है, ऐसा कहानी जब होते हैं तब आपको सस्पेंड कर सकते हैं। आप ड्यूटी छोड़ के भाग गए हैं तो आपको सस्पेंड कर सकते हैं। और लिखित ऑर्डर, ऑफिसर का लिखित ऑर्डर अगर आप नहीं पालन किए हैं तो आपको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन वर्बल ऑर्डर्स आपने पालन नहीं किए हैं, ऐसा कारण में भी आपको सस्पेंड किया जाता है। आपने कुछ ऐसा बातें किए हैं जो आपका ऑफिसर को अच्छा नहीं लगा, इसके लिए भी सस्पेंड होता है। तो सस्पेंड ऐसा बहुत सारे कारण में ऑफिसर कर देते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो 4-5 आइटम है, ये छोड़ के अगर किसी ने सस्पेंड कर रहे हैं तो उसका पुरजोर विरोध हमारे तरफ से होना चाहिए। एक चीज ये भी है कि D&A ऐसा एक जगह है जिस जगह पे ट्रेड यूनियन का कोई रोल ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल केस छोड़ के पॉलिसी मैटर लेके अगर हम बात करें तो पॉलिसी लेके हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई बाधा नहीं है। विजिलेंस केसेस में अगर चार्जशीट कोई दे रहे हैं तो उसमें एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहते हैं, एक इंक्वायरी ऑफिसर रहते हैं, एक आप रहते हैं जो चार्ज ऑफिशियल रहेगा वो रहते हैं, और एक डिफेंस काउंसिल रहते हैं। एक ऐसा है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं, आप माइनर चार्जशीट में भी इंक्वायरी हो सकते हैं और मेजर चार्जशीट में तो मस्ट है। माइनर चार्जशीट में इंक्वायरी तब किया जाता है कि जब आपको लगेगा कि इनका जो पेंशन है, पेंशन में कुछ कटौती कर सकते हैं, ऐसा कुछ भारी गलतियां इस
स्टाफ ने किए हैं, जो चार्ज ऑफिशियल है उसने ऐसा कुछ भारी गलतियां किए हैं जिसमें से उनका पेंशन में कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ऐसा समय पे इंक्वायरी करना जरूरी है। अगर ऐसे इंक्वायरी नहीं करेंगे, अगर ऐसा इंक्वायरी नहीं करेंगे तो आपको ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते जिसमें आपका पेंशन में कहीं दिक्कतें आए, मतलब कम हो जाए। एडवर्स, इट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट योर पेंशन। आपको एडवर्सली अफेक्ट अगर पेंशन करते हैं तो उसमें माइनर चार्जशीट में भी इंक्वायरी करना जरूरी है, चार्जशीट के थ्रू इंक्वायरी करना जरूरी है। इंक्वायरी अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंक्वायरी इज ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि माइनर चार्जशीट में नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं पूछे आपको एक पनिशमेंट दिया जाता है, फिर उसके ऊपर आप अपील करते जाइए। लेकिन इंक्वायरी जब होता है तब आपको फुल पावर रहते हैं, पूरा मौका रहते हैं कि आप अपना बातें जो है, आप इंक्वायरी ऑफिसर जो रहते हैं उनके सामने आप रखें, वो सुने आपका बातें और उसके ऊपर बेस करके आपके ऊपर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाए। तो कम से कम आपका बात रखने का एक जगह मिलता है, जो आगे अगर कोर्ट में जाना है या ऐसा कुछ करना है तो उसमें बहुत ही फायदा मिल सकते हैं। ये चार्जशीट जब देते हैं इसमें भी एक बात है कि चार्जशीट कभी भी रनिंग स्टाफ को एक चीज याद रखना चाहिए कि चार्जशीट कभी भी रनिंग स्टाफ को साइन ऑन के समय, साइन ऑन के बाद नहीं देना चाहिए। कोई भी चार्जशीट अगर साइन ऑन के समय दे रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर कोई कम ज्यादा कुछ हो गया उनका ड्यूटी में तो उसके लिए जिम्मेदार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। इसलिए रूल है रनिंग स्टाफ को अगर कोई चार्जशीट देना है तो साइन ऑफ के बाद ही देना है। बाकी लोगों को तो ऐसे दे सकते हैं, कभी भी उनका घर में भी पेस्ट कर सकते हैं, घर में लगा के भी आ सकते हैं, वो भी चार्ज हो जाएगा। एक आपके लिए एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन हो सकते हैं? नॉर्मली जो सीनियर सुपरवाइजर है, जैसे हम लोग हैं, तो हम हमारे जो 3 ग्रेड नीचे जो काम करते हैं उसके लिए हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं। बाकी जे लेवल से असिस्टेंट ग्रेड, जे ग्रेड, सीनियर ग्रेड, ऐसा करके एक एक लेवल का एक एक ऑफिसर्स रहते हैं जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकते हैं। आपको जैसे बताया कि माइनर पेनल्टीज जो है, माइनर पेनल्टीज में जो पनिशमेंट होते हैं उसमें ज्यादातर हमें पेंशन इफेक्ट नहीं होगा, तो नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट में पनिशमेंट होता है। और जो मेजर चार्जशीट है अदर देन रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये 3 होने से तो अलग बात है। अगर दूसरा कुछ स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट या रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट अगर ऐसा होते हैं तो उसमें उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अगर आपका 1 साल के लिए इंक्रीमेंट बंद किया गया तो 1 साल के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। 2 इंक्रीमेंट के साथ आपका पे रिस्टोर होना चाहिए। इसमें एक मजा की बात है, कभी कभार ऐसा हो जाते हैं बहुत लोगों के साथ कि एक पनिशमेंट चलते चलते दूसरा पनिशमेंट भी आ गया। 1 साल के लिए स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट दिया, फिर कुछ दिन के बाद कुछ दूसरा कारण में फिर 1 साल के लिए स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट दिया। नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट, NCE। इसमें क्या होता है कि 1 साल के बाद वो इंक्रीमेंट रिस्टोर नहीं करते हुए 2 साल तक उनका इंक्रीमेंट स्टॉप करके रख देते हैं, क्योंकि उसका पनिशमेंट 2 साल के लिए हो गया। 1 साल तो पहले था और 1 साल बाद में आया, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 साल का इंक्रीमेंट स्टॉपेज के बाद उसको रिस्टोर करना चाहिए। मान लीजिए 2018 में मेरा पनिशमेंट हुआ और 2018 में फिर से और एक पनिशमेंट आया कि 1 साल का स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट। 2019 का मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिला, लेकिन 2020 में मेरे को 2019 का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, और 2020 का जो इंक्रीमेंट है वो उस साल नहीं मिलते हुए 2021 में मेरे को 2020 का और 2021 का ये दोनों इंक्रीमेंट मेरे को 2021 में मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि 2019 में जैसे 2 पनिशमेंट आ गया तो 2020 का भी नहीं देते, और 2021 में जाके 2 इंक्रीमेंट जो है 3 इंक्रीमेंट एक साथ दे देते हैं। ये गलत है। मेरे ख्याल से मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि एक इंक्रीमेंट स्टॉपेज था 1 साल के लिए
उसके बाद फिर से दूसरा पनिशमेंट आया, 1 साल स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट। तो पहला स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट रेस्टोर होना चाहिए पहले, और वो रेस्टोर होने के बाद फिर दूसरा पनिशमेंट लागू होना चाहिए। एक पनिशमेंट चलते चलते दूसरा पनिशमेंट आप दे नहीं सकते या लागू नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे समय बहुत लोगों को ज्यादा लॉस होते रहते हैं। रेस्टोरेशन ऑफ इंक्रीमेंट, रेस्टोरेशन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फी, ये नहीं होता है। जहां तक रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट या डिसमिसल है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी छोड़ के कोई नहीं कर सकते। जहां पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, एकदम स्ट्रेट अवे इसमें बात है कि जीएम इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे कंफ्यूजन नहीं है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। साथ ही इसमें कुछ टाइम लिमिट्स रहते हैं जो हम लोग बहुत सारे समय फॉलो नहीं करते हैं, कि रिप्लाई देने का जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट हमें फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एक्सपर्टी डिसीजन दे सकते हैं। ये टाइम लिमिट क्या है कि जैसे एक चार्जशीट आपको दिए हैं तो उसका 10 दिन के अंदर आपको पहला रिप्लाई देना चाहिए। फिर उसके बाद रिप्लाई देने के बाद अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 15 दिन समय दिया जाता है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको 15 दिन के अंदर मिलने के बाद या जब देते हैं उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट फाइनल रिप्लाई देना चाहिए। ऐसा एक टाइम लिमिट माइनर के लिए, मेजर के लिए, सबके लिए टाइम लिमिट है। अब जब मेजर का बात होते हैं तो इंक्वायरी जहां पर मस्ट है, या माइनर में भी जब इंक्वायरी होते हैं तब आप डिफेंस काउंसिल यूज कर सकते हैं। ये डिफेंस काउंसिल कौन बन सकते हैं? आप आपका दोस्त के लिए रेलवेज में जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आप अपना दोस्त के लिए या किसी की हमारे कर्मचारी के लिए आप डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं। डिफेंस काउंसिल बनने से आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको बताना जरूरी नहीं है, उनको खबर आ ही जाएगा, लेकिन आपका एक लिमिट रहते हैं। एक नॉर्मल स्टाफ का डिफेंस काउंसिल सिर्फ 3 केस में बन सकते हैं। रिटायर्ड जो है उसको भी अगर हम चाहे तो उसको भी डिफेंस काउंसिल बना सकते हैं, वो भी डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं। एक जो यूनियन के मतलब जो फुल टाइम यूनियन वर्कर है वो भी 3 केस में डिफेंस काउंसिल बन सकते हैं। और बाकी जो यूनियन कर्मचारी, यूनियन का वर्कर्स मतलब यूनियंस का पदाधिकारी है, बाकी यूनियंस का पदाधिकारी का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड केसेस वो डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूनियन का पदाधिकारी मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियंस जो है उनका आ जाते हैं। तो हमारे लिए ये आ जाते हैं कि हम 3 केसेस डील कर सकेंगे। इसमें 3 केसेस हर एक आदमी कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है एट ए टाइम। एक केस अगर क्लोज हो गया तो उसको छोड़ के बाकी फिर से आप 3 केस में डील कर सकते हैं। डिफेंस काउंसिल जो रहेगा ये इनको जहां पर भी इंक्वायरी होगा उस जगह पे आने जाने के लिए उनको पास मिलेगा, उनको ड्यूटी दिया जाएगा। उस जगह पे उनको पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाया जाएगा। और जो मेजर चार्जशीट में जब भी कोई इंक्वायरी होता है तो कुछ रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स बोलने से जिसके ऊपर भरोसा करके एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, इंक्वायरी ने ये इंक्वायरी कर रहे हैं आपके ऊपर, जो या हमारे जो साथी के ऊपर जो चार्ज लगाए हैं वो चार्ज जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कर रहे हैं उसको रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स आपको जिसको मेजर चार्जशीट दिया जाता है उसको सप्लाई किया जाता है। अगर ये सप्लाई नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर बेस करके कोई भी इंक्वायरी नहीं होता है, क्योंकि देयर शुड बी कुछ ना कुछ रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये आरयूडीज बोलते हैं, रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स। ये रिलाइड अपन डॉक्यूमेंट्स के स्टडी करके इसके ऊपर बेस करके आपको करना है।
जब डिफेंस काउंसिल एक मेजर चार्जशीट में भाग ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर एक पावर है कि ये जो मेजर चार्जशीट है इसमें कोई विटनेस है तो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिन मतलब जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, दो विटनेस होते हैं, एक डिफेंस विटनेस, एक प्रोसिक्यूशन विटनेस। डिफेंस विटनेस मतलब जो जिसको चार्ज किए हैं, जो चार्ज ऑफिशियल है, मतलब हमारे जो साथी है, उनके तरफ से जो विटनेस है उसको कहते हैं डिफेंस विटनेस। और जो प्रोसिक्यूशन है मतलब जो हमारे ऊपर चार्ज लगाया है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो विटनेस है उसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन आप कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिन अगेन इज अ वेरी, मैं बोलूंगा ये एक आर्ट है जो आपने देखे हैं बहुत सारे सिनेमाज में, इसमें ऐसे प्रोसिक्यूशन के मतलब जो विटनेस को एक एक लोअर कोर्ट्स में, इसका जो सिनेमा में आप देख चुके हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप जब प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी उस तरफ से नहीं आना चाहिए जो ये केस को हमारे जो साथी है उसके ऊपर और भारी ना हो जाए। तो हमारे जो क्वेश्चंस रहेगा, ये क्वेश्चंस ऐसा करके सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसका जो रिप्लाई रहेगा वो रिप्लाई में जो चार्ज है वो चार्ज कम हो जाएगा। एक अच्छा चीज है, एक लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मतलब आप कुछ एकदम ऐसा करके पूछ सकते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा। आप उस दिन इस जगह पे था, हाँ या ना, ऐसा करके आप ये जो कागज है, ये कागज आपने देखे थे या नहीं, आप इसमें साइन किए थे या नहीं। दिस आर द लीडिंग क्वेश्चन जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में होता है। ऐसे लीडिंग क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिन में कर सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो लीडिंग क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो उसका उत्तर उसको हाँ या ना में देना पड़ेगा। तो आप ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस का, अगर आप डिफेंस में काम कर रहे हैं तो ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस का सेट पहले से तैयार कर लीजिए जिसका हाँ या ना में जवाब में आपका केस बहुत डाइल्यूट हो सकते हैं और हमारे जो चार्ज ऑफिशियल है जिसके ऊपर चार्ज किया गया है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकेंगे कि ये बेगुनाह है, इनका कोई गुनाह नहीं है। He has only done the duty, और ड्यूटी करते हुए जो जो बताया जा रहा है, it is only happened due to functioning of the thing, nothing intentional। ये जो nothing intentional है इसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसा करके क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डिफेंस विटनेस भी आप लेके आ सकते हैं। डिफेंस विटनेस लाने के समय आप कोशिश करना कि डिफेंस में ऐसा कोई आदमी ना आ जाए कि वो भी ऐसा कुछ ना बोल दिया ताकि ये केस हमारे जो चार्ज ऑफिशियल है उसके ऊपर और भारी हो जाए और आप उनको बेगुनाह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाए। डिफेंस काउंसिल जो है वो अपना जो बात है वो लिखित रूप में या वर्बली दोनों तरीके से दे सकते हैं और इसका डेली शीट में, डेली ऑर्डर शीट एक रहते हैं जो इंक्वायरी में होता है, ये डेली ऑर्डर शीट में उसको लिख के देना पड़ता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर समय देखा गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो होते हैं वो पहले से ही कुछ सोच के रखते हैं कि ये जो ऑफिशियल है ये गुनाहगार है, ये बेगुनाह नहीं। जो कि हमारे जो जजमेंट बोलिए या जो हमारे जो विचार प्रक्रिया है इसमें बताया जाता है कि जब तक किसी का गुनाह प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक वो बेगुनाह है। लेकिन हमारे रेलवेज में हमने देखे हैं कि ज्यादातर समय माना जाता है कि ये गुनाहगार है, ये मानते हुए इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये जो है ये प्रिजुडिस्ड है, ये पहले से ऐसा सोच के रखे हैं कि ये इनको गुनहगार प्रूफ करेंगे, तो इंक्वायरी खत्म होने के पहले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंक्वायरी खत्म होने के पहले आप बायस्ड इंक्वायरी ऑफिसर है बोल के आप लिख के दे सकते हैं। ये बायस्ड इंक्वायरी ऑफिसर अगर आप लिख के इंक्वायरी खत्म होने के पहले देंगे तो देयर इज एवरी चांस दैट द इंक्वायरी ऑफिसर विल बी चेंज्ड और दूसरा जो इंक्वायरी ऑफिसर आएगा वो दो बार सोचेंगे कि ऐसा कुछ बायस्ड व्यू रखने के पहले। साथ ही ये एक लंबा
इशू है, इसमें बहुत सारी चीज है। मैं जस्ट ओवरऑल आपको बता रहे थे कि इसमें ये डीएनए रूल्स जो है, ये रूल्स में हम लोग जितना हो सके इसको स्टडी करना चाहिए। और जो जो रेगुलर बेसिस पे अभी जैसे अभी एक नया भी आए हैं कि हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्कप्लेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो डीएनए में नया लागू हुए हैं। एंड आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नॉट ओनली सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थिंग्स, बट अगर कोई लेडी जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको अगर लगता है कि आप उनको लेडी होने के कारण आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप उनका काम ठीक से नहीं करने दे रहे हैं, then also the sexual harassment clause will apply to you. So हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि कभी भी हम किसी के साथ, कोई लेडी के साथ काम कर रहे हैं तो पूर्ण मर्यादा के साथ उनके साथ काम करना चाहिए। उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देना चाहिए कि वो लेडी है बोल के हम कुछ दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और ये हमारे सभी साथियों को भी समझाना चाहिए, so that nothing of this type happens. साथी, I will just, क्योंकि बहुत समय हो गया है, I will ask, आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू दादा। अभी सभी लोगों के पास में हैंड रेज करने का ऑप्शन है। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो कृपया हैंड रेज करें। धर्मवीर को बात करना चाहते हैं। धर्मवीर अपने माइक को टच करके बोलिए, आपको अनम्यूट कर दिया है। यस, हेलो। बोलिए सर जी, ये जो आपने आज का मुद्दा रखा एकदम बढ़िया था, पर अभी तक के अपने रेलवे के अपने जो सर्विस में मैंने ये देखा कि जब भी कोई ऑफिसर आता है विजिलेंस वाला, तो वो जो है अपना जो रेलवे कर्मचारी है उसको वो गलत चोर की नजर से ही देखता है। सही बोले। वो इस नजर से देखता है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये चोर ही है। धर्म जी, आपने फिर मेरे ख्याल से कहीं तो भी मिस कर दिया सर को सुनने के लिए, सरकार दादा को। सरकार दादा ने अपनी स्पीच में ही बताया था कि जो भी कोई इस तरह का ऑफिसर जब आता है तो वो यही सोच करके आता है कि ये सरकारी अपराधी, ये सरकारी कर्मचारी अपराधी है, ये चोर है। उन्होंने अपने स्पीच में ये पॉइंट क्लियर किया है। हाँ, सुना मैंने ये। तो उसके लिए वो मैं बहुत अभी तक मैं आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये था कि इसको कुछ मतलब अपन कुछ ये नहीं कर सकते क्या, कि रोक नहीं कर सकते कहाँ पे? जब हम सही है तो आप सही हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर वो बोल रहा है कि आप गलत हो और आप अगर सही हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप सरकार दादा ने सारे पॉइंट्स बताए, इंक्वायरी के जो स्टेप्स बताए, उन स्टेप्स के थ्रू। और कुछ धर्म जी? थैंक यू सर। ओके, प्रदीप वर्मा जी। हाँ सर जी, बोलिए, आपका परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार सर, मैं प्रदीप वर्मा मार्कोंगा वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपका स्पीच तो काफी अच्छा लगा मुझे। एक डाउट था, इसलिए मैंने हाथ रेज किया हुआ है। बोलिए। डाउट ये था कि बस वो कंडीशन मुझे जानना है कि कौन कौन से कंडीशन में रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ सर्विस। रिमूवल, हाँ, कि मतलब क्या एम्प्लॉय गलती करे, मतलब किस स्टेज पे एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है, ऐसा क्या कंडीशन है और क्या गलती? देखिए, रिमूवल करने के पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि रिमूवल आपको पहले मेजर चार्जशीट दिया जाएगा। मेजर चार्जशीट के बाद इंक्वायरी होगा, और इंक्वायरी के बाद अगर ये प्रूफ कर देंगे कि जो चार्ज किए थे, द चार्ज हैज बीन प्रूफ्ड, ऐसा अगर पार्शियली नहीं, फुल्ली प्रूफ, द चार्ज हैज बीन फुल्ली प्रूफ, और चार्ज अगर फुल्ली प्रूफ करने के बाद ऐसा लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को दैट दिस इज बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन, तब वो रिमूवल कर सकते हैं। और रनिंग स्टाफ के लिए कुछ अलग कंडीशंस है। मेरे ख्याल से हमारे सभी साथियों को मालूम है कि रनिंग स्टाफ के लिए एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस है कि क्या क्या होने से क्या क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, उनके लिए कुछ अलग है। लेकिन नॉर्मल बाकी स्टाफ के लिए, जैसे वर्कशॉप स्टाफ हो या बाकी स्टाफ हो, इनका मेजर चार्जशीट देने के बाद ही
अगर बहुत कुछ ऐसा कुछ आ जाते हैं कि नहीं इन्होंने जो काम किए हैं तो हम कई भी कारण में इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे, रिमूवल हो सकते हैं। रिमूवल के लिए बाद आप अपील कर सकते हैं, अ चांस फॉर अपीलेट अथॉरिटी। ज्यादातर समय हमने देखे हैं कि अपीलेट अथॉरिटी इसको मान लेते हैं, थोड़ा दूसरा कुछ पनिशमेंट देकर इसको वापस ले लेते हैं। ओके ओके, मतलब रिमूवल इतना आसानी से नहीं होता। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। GS यादव जी, हाँ सर। आपका हेलो, परिचय दीजिए। आवाज आ रही? आवाज आ रही? आ रही है, आ रही Yes, आ रही है। है। मैं GS यादव, चीफ लोकल इंस्पेक्टर नागपुर। सरकार सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। अगर डिफेंस काउंसिल प्रोजिक्यूटिव विटनेस से, हेलो हाँ, हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। डिफेंस काउंसिल जो है, अगर प्रोजिक्यूटिव विटनेस से कुछ इस तरह से प्रश्न कर रहा है कि जो केस से रिलेवेंट नहीं है, तो इस पे इंक्वायरी ऑफिसर अपडेट कर सकता है क्या कि ये आपका प्रश्न इस केस से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर आप नहीं पा सकते या प्रोजिक्यूटिव विटनेस नहीं देगा? देखिए बात ऐसा है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो ऐसा बात बोल सकते हैं कि ये जो है ये रिलेटेड नहीं है, तब आपको उनको बताना पड़ेगा कि कैसे ये रिलेटेड है। अगर आप जो डिफेंस काउंसिल कर रहे हैं वो अगर बता पाएंगे कि दिस वे दिस इज रिलेटेड, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे रिलेटेड है, तब उनको फिर से बोलना पड़ेगा कि फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपको समझा दिए है कि ये रिलेशन इस जगह पे है, तब प्रोसिक्यूशन विटनेस उसका उत्तर देने में बाध्य रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि इसका रिलेवेंसी है, इसको कहते हैं रिलेवेंसी, अगर रिलेवेंसी प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर वो इंक्वायरी ऑफिसर इसको ये क्वेश्चन को आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब देने में प्रोसिक्यूशन विटनेस बाध्य नहीं रहेंगे। ओके ओके। दूसरा क्वेश्चन सर, बोलिए। अगर SF1 देता है, हेलो, अगर SF1 देता है और पार्टी को सस्पेंड कर देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और 8-10 दिन के बाद उसको SF4 दे करके उसको रिवोक करता है, तो ये जो पीरियड है 8 से 10 दिन का, आप बोल रहे हैं कि ये ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा? ऑब्वियसली लेकिन ड्यूटी ट्रीट कर लेने से ये 10 दिन उस आदमी का जो इंसल्ट हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ये पावर है कि किसी को कभी भी सस्पेंड कर दे और कभी भी रिवोक कर दे? ये तो एक तरह से किसी कर्मचारी को डोमिनेट करने का एक तरीका है। इसके लिए हमारा कानून कुछ बोलता है? नहीं, इस बारे में तो कुछ बात नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट, एकदम क्लियर कट लिखा है। सस्पेंशन के कारण प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है, उनका अपने साथियों के अंदर उसका प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे जो रूल्स है, रूल्स में बोला गया है कि सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। इसीलिए सस्पेंशन ये लोग जो हमारे अधिकारी है वो ऐसे ही कर देते हैं कि जैसे उनका पॉकेट में है, एक चीज दे दिया, जो होना नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन ये पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, अगर वो चार्जशीट नहीं और आप सस्पेंशन कर देता है, चार्जशीट नहीं दिया है आफ्टर सस्पेंशन, दिस पीरियड इज विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। वो रेलवे बोर्ड का एकदम क्लियर कट गाइडलाइंस है। ओके सर जी, थैंक यू। इसी सिलसिले में जो है अनिल शर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके माइक को क्लिक करके अपना परिचय दीजिए और प्रश्न रखिए आपका। अनिल कुमार शर्मा बोल रहा हूँ परेल वर्कशॉप से। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को 4-5 साल पहले SF11 इशू किया और वो केस क्लोज हो गया है, तो उसे रीओपन कर सकते हैं क्या? कितने दिन पहले? मतलब 5-6 साल हुए हैं, मतलब सब क्लोज हो गया है, उसे रीओपन कर सकते हैं क्या? उसको चार्जशीट, अरे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय बीत गए हैं। वो इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। टाइम लिमिट जो है वो टाइम लिमिट के बाहर चले गए हैं।
इसी क्रम में जो है डॉक्टर रूपेश सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आपका प्रश्न रखिए और अपना परिचय दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपके एक्सप्लेनेशन से सर। मैं पूना डिवीजन में हूँ, कार्यरत हूँ, हेड टीटी हूँ। मेरा सवाल है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद विजिलेंस की चेकिंग होती है किसी प्रेशर में और फिर SF11 दिया जाता है, तो उस केस में तो डिफेंस भी नहीं लेता है वो जो बंदा है और उसको चार्जशीट मिल जाती है, तो वो कहाँ तक इसमें प्रोटेक्ट करता है, या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या इस जो हमारे रूल्स हैं, ये विजिलेंस की जो चेकिंग होती है वो, और वो अपना डिफेंस में अगर रिटर्न देता भी है, रिटर्न डिफेंस जो उसको दिया जाता है SF11 में कि मेरी चेकिंग बाद में की गई है, उस दौरान मैं प्रेशर में था, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो ये कहाँ तक उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा रूल? देखिए, मैंने तो इसीलिए पहले ही बोला कि जहां तक SF11 का बात है, माइनर चार्जशीट विदाउट इंक्वायरी अगर कोई पनिशमेंट देते हैं तो उसमें हमारे रूल हमें बहुत ज्यादा कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अपार्ट फ्रॉम अपील। जो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी को हम अपील कर सकते हैं, एक के बाद एक लेवल है, अपीलेट अथॉरिटी को हम कर सकते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा इस बारे में कि अभी अभी जो रूलिंग आए हैं कि पहले जैसे था कि अपीलेट अथॉरिटी को हमने लिख दिए है, उसमें अपीलेट अथॉरिटी कुछ भी हिसाब में एक ऑर्डर दे दिया है। आजकल वो नहीं होता है, क्योंकि अभी जो ऑर्डर है कि आपने अगर कुछ लिखे हैं तो उसका हर पैरा वाइज जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनको हर पैरा वाइज रिमार्क्स देना पड़ेगा, जिसके कारण उसके ऊपर बेस करके अपीलेट अथॉरिटी अपना फाइनल डिसीजन देगा। पहले ये पैरा वाइज उनका रिप्लाई देने का जरूरत नहीं था, लेकिन अभी ये हो गए हैं कि उनका हर पैरा, आपका जो मतलब स्टेटमेंट रहेगा, भले ही आपका मतलब डिफेंस का जो भी स्टेटमेंट रहेगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो उसमें हर पैरा वाइज जो डीए है, डीए को रिप्लाई देना पड़ेगा। दैट्स मतलब गुड थिंग कि आजकल ये चीज स्टार्ट हो गया है। रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस अभी आ गए हैं कि ऐसा करके देना है। पहले अपीलेट अथॉरिटी अपना मर्जी माफिक कुछ भी दे देते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन ये लीगली बाउंड है क्या? अगर कोई विजिलेंस अधिकारी कभी भी चेक कर सकता है आपका, अगर ड्यूटी ओवर हो जाने के बाद भी? नहीं कर सकते, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना कि SF11 में कोई भी पनिशमेंट देते हैं उसमें आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं है ना, आपका कुछ बोलने ही नहीं दिया जाएगा। SF11 में अगर इंक्वायरी होते हैं तब आपको कुछ बोलने का, आपका पक्ष रखने का जगह मिलता है। बाकी नॉर्मल में विदाउट इंक्वायरी जहां पर भी करते हैं तो SF11 दे दिया, आपको पनिशमेंट दे दिया, अभी आप अपील करते जाइए। नहीं दादा, तो ये एक SF11 का एक खमिया है। दादा मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा बीच में। रुपेश जी का कहने का मतलब क्या है कि SF11 जो इशू होगा वो तो चेक होने के बाद में, जब फिर वो उधर चार्जशीट फाइल करेगा उसके बाद में जाकर के वो इधर हेडक्वार्टर में आकर के SF11 इशू होगा। उनका पूछने का मीनिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूरा बेस ऐसा है कि जैसे आपने बताया था कि रनिंग स्टाफ को साइन ऑन होने के बाद में चार्जशीट नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो साइन ऑफ नहीं होता है। तो इसी तरह से अदर स्टाफ अगर ऑफ ड्यूटी है, लेकिन ऑफ ड्यूटी होने के बाद में वो सेम स्टेशन पे रहता नहीं है, हेडक्वार्टर में कहीं और रहता है, उसकी गाड़ी 3 घंटे बाद में है, तो वो रेलवे प्रेमाइसेस में ही रहने वाला है स्टेशन पर। इन बिटवीन रेलवे प्रेमाइसेस में विजिलेंस वाला उसको चेक करता है और चेक करने के बाद में उसका केस बना देता है। क्या ये सही है? इनका पूछने का मैं तो वही बोल रहा हूं कि सही नहीं है, लेकिन उसको फाइट कैसे करेंगे सर? SF11 में फाइट अपीलेट अथॉरिटी करके कुछ भी नहीं कर सकते। SF11 का अपीलेट अथॉरिटी के पास ही जा सकते हैं। आपको एक डिफेंस स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, आपको जैसे चार्जशीट देते हैं एक डिफेंस स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। डिफेंस स्टेटमेंट देने के बाद अगर आपको पनिशमेंट दिया जाता है तो अपीलेट अथॉरिटी छोड़कर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। बाकी जगह पे इंक्वायरी जहां पर होता है उस जगह पे एक सवाल एक क्लियर करना था कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ किसी अधिकारी के द्वारा या किसी विजिलेंस के द्वारा किसी भी कर्मचारी का, तो कोई टाइम लिमिट है कि इमीडिएट हम सूचना दे दें कि मेरे ऊपर दबाव बना के कुछ किया गया है, हम अपने अपीलेट अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी को, जिससे कुछ एक इम्यूनिटी आ जाए इस केस में? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं।
इमीडिएटली आप बता procedure सकते है। हैं। माइक बंद कीजिए, अगर अगर डिस्टरबेंस आ रहा है। आपको अगर लगता है कि आपके ऊपर कहीं पर कोई दबाव डाल रहा है, आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपके पूरा यू आर नॉट देन रेलवे एम्प्लॉय ओनली, यू आर जेल सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ड्यूटी के दौरान अगर आपका ड्यूटी खत्म हो चुके हैं, उसके बारे में आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, आपको कोई थ्रेटन करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन इमीडिएटली गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन एफआईआर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। अगर एफआईआर भी नहीं करना चाहते हैं, एफआईआर अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, इफ यू डू नॉट गो फॉर एफआईआर, एटलीस्ट यू कैन गो फॉर जनरल डायरी। पुलिस में एक जनरल डायरी आप ये कर सकते हैं, जो आपका कल जाके आपको हेल्प कर सकते हैं। एक जनरल डायरी आप दे सकते हैं पुलिस में, ये भी कर सकते हैं। आप अपना हायर अथॉरिटीज को बता सकते हैं, लेकिन हायर अथॉरिटीज ये विजिलेंस केसेस में बहुत ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करते, मेरा जितना मतलब अनुभव है। ओके, ओके, थैंक यू थैंक्स फॉर सर योर एक्सप्लेनेशन, बहुत क्लियर था, काफी क्लैरिटी थी आपके इसमें। थैंक यू सर। इसी क्रम में मैं भानु सर, भानु जी, आपको मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप आपका माइक को क्लिक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना परिचय रखें प्लीज। मैं भानु प्रताप पाठक, एसएससी जमालपुर ईस्टर्न रेलवे, फाइनेंस सेक्रेटरी बीआरएमएस। जैसे एक जानकारी लेनी थी, मान लीजिए कोई सस्पेंड हुआ, सस्पेंड होने के बाद इसे 5 दिया गया और उसको पनिशमेंट भी मिल गया, इंक्रीमेंट क्या जो भी, उसके बाद सस्पेंशन पीरियड का उसका क्या होगा, कैसे रेगुलराइज होगा या वैसे ही रह जाएगा? इसी संबंध में सस्पेंशन पीरियड एक्चुअली हम लोग अगर देखते हैं तो सस्पेंशन पीरियड 3 टाइप में ट्रीट होता है। सस्पेंशन पीरियड विल बी ट्रीटेड एज सस्पेंशन पीरियड, एक हो जाते हैं। एक सस्पेंशन पीरियड विल बी ट्रीटेड विथ लीव, और एक सस्पेंशन पीरियड विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। लेकिन SF5 के बाद, जैसे आप बोल रहे हैं कि SF5 के बाद चार्जशीट दिए हैं, चार्जशीट प्रूफ हो गया है कि ही इज गिल्टी एज पर D&A rules, ऐसा हो जाता है, तो देन दैट पर्टिकुलर पीरियड विल बी ट्रीटेड एज सस्पेंशन। नॉर्मली ये पीरियड को जो है स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि इसको नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, दैट इज डाइज डाउन करके ट्रीट किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। अगर डाइज डाउन कर देंगे तो इस पीरियड आपका सर्विस से निकल जाएगा। एंड इफ इट इज ट्रीटेड एज सस्पेंशन ओनली, तो आपका या जिसका भी है जो 50% आप LHP का जो जैसे पैसा जैसे रहते हैं, उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिले हैं, इट विल स्टे देयर। इसके लिए क्या अपील वगैरह भी करना पड़ेगा? कुछ या कुछ कुछ अपील भी कर सकता है पार्टी, या वैसे ही उसको छोड़ देना पड़ेगा? नहीं, अगर स्पेसिफिकली कुछ लिख के नहीं दिया कि ये सस्पेंशन पीरियड को कैसे ट्रीट किया जाएगा, पार्टी अगर अपील करना चाहते हैं तो अपील कर रहा है। अगर इस पीरियड को कैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर वो लिख के नहीं दिए हैं कि हाउ दिस सस्पेंशन पीरियड विल बी ट्रीटेड, तो पार्टी अपील कर सकते हैं। अच्छा, नहीं दिया तो अपील कराया जा सकता है ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। इसी क्रम में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, उनका मोबाइल सीरीज है 5E0215D8। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपके माइक को क्लिक करके अपना परिचय दें और फिर अपना प्रश्न रखें। जी महोदय। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बोलिए। मेरा नाम राजेश कुमार राम है, जमालपुर वर्कशॉप से सीनियर क्लर्क के पोस्ट पर हैं। मेरा सवाल है सरकार दा से कि अगर किसी कर्मचारी को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा रेलवे से? किसी कर्मचारी को अगर रिमूव किया जाता है तो रिमूवल लेटर में 2 चीज रहते हैं जी। उसमें एक है कि 2/3 ऑफ पेंशन या 1/3 ऑफ पेंशन जी एंड ग्रेच्युटी, 2/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी और 1/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, ये मिलेगा उनको। और जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन उनको मिलेगा। अगर ये नॉर्मल फैमिली पेंशन वो 2/3 या 1/3 से ज्यादा होता है
तो भी वो जी। फैमिली पेंशनर को वो 2/3 या 1/3 के ऊपर ही जो नॉर्मल फैमिली पेंशन दैट इज 30% ऑफ द लास्ट पे वो दे रहेंगे। ये है नॉर्मली। जी। और सर रिमूवल विदाउट एनी बेनिफिट्स अगर दे देंगे जी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन अलावेंस, जो मतलब रिमूवल के बाद 2/3 और 1/3 जो देते हैं। बाकी अगर विदाउट एनी बेनिफिट बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये दिया जाता है 2/3 या 1/3 दिया जाता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। 2/3 ऑफ पेंशन एंड DCRG ये दिया जाता है। तो ये रिमूवल जब किया जाता है तो ये गाइडलाइन उसी समय दिया जाता है सर? हाँ हाँ हाँ, जब पनिशमेंट ऑर्डर जब देते हैं उसी में लिखा रहते हैं कि रिमूव विथ 2/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी और रिमूव विथ 1/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी। अच्छा, मान लीजिए सर ऐसा आदेश नहीं दिया गया है और पार्टी को रिमूव कर दिया गया, तो उस केस में पार्टी क्लेम कर सकता है ये ग्रेच्युटी के लिए सर 2/3 या 1/3? हेलो हेलो सरकार दादा, सरकार दादा, हेलो, कोई उनको टेक्निकल चैलेंज आया हुआ है। जी जी। हाँ, इस कारण से ऐसे केस में बोलो क्या? जी बोलिए। अपील, आप अपीलेट अथॉरिटी को अपील किए क्या? अपील उसकी कंसीडर पूरी नहीं की। नहीं, उसके पहली कंसीडर नहीं हुई, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उसको रिमूव कर दिया जी, है ना। अब उसमें उसको अपील है, वो अपीलेट हाँ अथॉरिटी को अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है। कर सकता है। हाँ, उसमें वो करके वो उनके साथ वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे ये दिया जाए। अच्छा अच्छा, उसमें वो अपीलेट अथॉरिटी को आप अपील करिए। जी जी, तब उसमें अपीलेट कंसीडर, अथॉरिटी जी जी, हो उसमें सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। किया जा सकता है अपीलेट अथॉरिटी को। और सर उसके बाद दूसरा, रिव्यू अथॉरिटी भी है। जी हाँ, जी जी जी, पूछिए। दूसरा क्वेश्चन है सर कि किसी कर्मचारी को पनिशमेंट दे दिया गया, पनिशमेंट देने के बाद वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करता है, उसका अपील कंसीडर किया जाता है और पनिशमेंट को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद भी अगर पार्टी चाहे तो रिविजनिंग अथॉरिटी को रिवीजन के लिए आवेदन दे सकता है? हाँ, दे सकता है, दे सकता रिव्यू है। अथॉरिटी के पास जा सकता है। हाँ, ठीक है सर। और तीसरा भेजता क्वेश्चन है है वो। जी, हाँ, डिरेलमेंट केस जो होता है वो डीए केस के ही जैसा चलता है सर? डिरेल केस, डिरेलमेंट केस भी आता है सर वर्कशॉप में। जैसे हाँ, कोई गाड़ी बंद के ओपन लाइन गया, वो गाड़ी डिरेल हो गया, तो उससे संबंधित जो भी कर्मचारी उसमें काम किया है जिस डेट को, उसको कुछ पनिशमेंट दिया जाता है चार्जशीट इशू करके। मतलब तो अंडर डीआरई लेते हैं ना उसको, जी अंडर जी डीआरई चार्जशीट देते हैं ना, जी, अंडर डीआरई चार्जशीट देते हैं ना, तो इसका अंडर डीआर के रूल लागू होंगे। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अगला दादा आ गए क्या लाइन पर? हाँ, दादा आ गए। हाँ दादा आ गए, हाँ। उनका माइक आ रहा है बस आवाज है। दादा आपका माइक नहीं आया है। हाँ यस, हेलो। हाँ यस यस दादा। दादा, हाँ बोलिए। विजय ठाकरे, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं उसमें ये चाहता था कि ये जो सब्सटेंस अलाउंस जो रहता है सस्पेंशन में, जो सब्सटेंस अलाउंस जो देते हैं उसमें 100% भी मिलता है। वो रिव्यू होता है। हाँ, तो वो कितने दिन में रिव्यू होता है? 3 महीने के बाद 75% हो जाएगा। हाँ, और 100% के लिए 100% के लिए फिर देखना पड़ेगा दादा। $90 डेज के बाद हो जाएगा वो रिव्यू में उसको 25% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। परसेंट भी करते हैं। हाँ, रिव्यू में उसको
25% और 25% 50% भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हाँ, हैं। हाँ, राइट। इसी क्रम में जो है अपने GS यादव जी हैं, हाँ सर। आप अपना परिचय देके पूछिए। हाँ, GS यादव, एक बार प्रश्न हो चुका है। दादाजी, बोलिए। ये अपन जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, जैसे अभी हम लोग LPs का लिख रहे हैं, तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हम हैं, ठीक है, और जो रिव्यूइंग अथॉरिटी है वो हमारे द्वारा लिखी गई जो रिपोर्ट है वो तमाम पॉइंट्स से वो एग्री नहीं होता, बोलता है इससे हम सहमत नहीं हैं और इसको हम एवरेज देते हैं। तो इनको कितनी पावर है रिपोर्टिंग अथॉरिटी को पर अपना रिव्यूइंग देने के लिए कि हम इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ये इस क्षेत्र में ये आदमी कमजोर है और ये उसके लिखता है, और ये कितने पॉइंट्स पर वो सहमत नहीं हो सकता, सारे के सारे पॉइंट पर सहमत नहीं हो सकता क्या? अगर वो उसको दे रहा है कि बहुत अच्छा, अब वो बोलता नहीं ये बिलो एवरेज है, तो इसका क्या है? देखिए, रिपोर्टिंग अथॉरिटी जब कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर रिव्यूइंग अथॉरिटी उसके साथ सहमत नहीं है, हेलो, हाँ, तो उनको पूरा के पूरा कारण देना पड़ेगा कि क्यों वो सहमत नहीं है। ऐसे सिर्फ सहमत नहीं है बोलने से नहीं चलता है। अच्छा, डिसेंशन अगर कोई होता है, हो सकते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी का बहुत प्यार का है और रिव्यू अथॉरिटी जो है उसके साथ उनका ठीक ठाक नहीं है, तो हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो रिव्यू अथॉरिटी को एकदम क्लियर कट देना पड़ेगा कि क्या क्या कारण में वो सहमत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा वर्कर है और रिव्यू अथॉरिटी बोल रहे हैं अच्छा वर्कर नहीं है, तो इसके पहले उनको क्या क्या कुछ चार्जशीट दिया, कुछ मेमो दिया, कुछ मतलब ऐसा कुछ वर्बल ये दिया या रिटर्न में कुछ दिए हैं, ये सब कुछ उनको बताना पड़ेगा, तभी वो जाके उनके साथ उनके विरोध कर सकेंगे। अदर देन दैट वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टिंग अथॉरिटी से और ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ही खराब नहीं दे सकते हैं कभी भी। धन्यवाद दादा। मैं अभी सब लोगों से निवेदन करूंगा कि समय के अभाव को देखते हुए एक एक प्रश्न पूछ करके ही दूसरे लोगों को भी चांस दें, क्योंकि समय बहुत कम है। एक मिस्टर विवेक खाले करके हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप आपका परिचय दे करके अपना सवाल रखिए। बोलिए विवेक जी। लगता है इनके साथ में कोई टेक्निकल चैलेंज है, तब तक मैं किसी दूसरे साथी को देखता हूँ। अभी हमारे बीच में काफ़ी नए लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इनमें से मिस्टर आश्चर्य अखिलेश गांधी जी। विवेक जी बोलिए, विवेक जी, विवेक खाले। उनके साथ लगता कोई टेक्निकल चैलेंज रहेगा, कुछ टेक्निकल चैलेंज रहेगा उनके साथ। होमानंद शर्मा जी हैं हमारे साथ में, नए व्यक्ति। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं होमानंद शर्मा जी। आप आपके माइक को क्लिक करके अपना परिचय दें और आपके प्रतिक्रिया दें कि आपको कैसा लगा। होमदेव शर्मा जी। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उनको। यस बोलिए सर। होमदेव शर्मा जी बोलिए, आपका परिचय दीजिए और आपकी प्रतिक्रिया रखिए। कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? जी अपने को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट होइए। खले जी डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट होइए। तो दूसरा ले लो कोई और। चितरंजन पांडे जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आपका परिचय दीजिए और आपकी प्रतिक्रिया रखिए। आपके माइक को क्लिक करके बोलिए। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चितरंजन पांडे, SSC हेलो, भागलपुर से। मेरी आवाज आ रही है?
एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं सर भागलपुर से चितरंजन पांडे एसएससी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा रहा। आपको इसके कैसा लिए लग आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन जी, ये प्रयास हम लोगों का आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा प्रयास है सर। यह मैं भी आपका पीआर से जुड़ा हुआ हूँ। ईस्टर्न रेलवे में भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा सर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए राम प्रसाद जी। हाँ बोलिए। सर जी मेरे पास एक केस आया था, CNW का है, वो 3-4 साल से। हेलो, क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी राम प्रसाद जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सर जी 3-4 साल से लॉन्ग अपसेंड में है एक CNW का व्यक्ति, और उसको रिमूव फार्म सर्विस कर दिया गया, रिमूव कर दिया कितने गया। दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 3-4 साल से लॉन्ग अपसेंट में है वो। नहीं, रिमूव करके कितने दिन हो गए? रिमूव तो मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर हो गए। ये लॉकडाउन के पहले किया था। अपील किए हैं? अपील अभी नहीं की है, वो आज ही आया था मेरे पास में। लॉकडाउन खुला है तो अभी आज ही आया था वो मेरे पास। उसके लिए उसका इंक्वायरी हुआ था या एक्स पार्टी हुआ है? एक्स पार्टी हुआ है या एक्स पार्टी हुआ है शायद। ये एक्स पार्टी का ही केस है सर। एक्स पार्टी किया है तो हाँ, क्वेश्चन में कहने की क्लियर है आवश्यकता ही नहीं है। हम्म। यही तो गलती करते हैं लोग, एक्स पार्टी किया है तो फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें उसको नौकरी करना ही नहीं है, काहे की चिंता कर रहे हैं आप? नहीं आया था वो अपने पास। अपील से मतलब नहीं। उसमें भी बात है, इस पार्टी को बचाने का एक रास्ता है। हाँ बताइए, बचा लीजिए साहब। दिमाग के कमजोरी के कारण ये ऐसा हो गए थे, तो इसीलिए आया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मर्सी अपील कर सकते हैं दादा? अपील तो कर सकते हैं ना साहब, अपील कर सकते हैं। मर्सी अपील कर सकते हैं ना? है ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ, हमें प्रॉपर नोट में बोल रहा हूँ, ये तो मजाक छोड़िए। कभी कभी ऐसा हो जाते हैं, हमने भी देखे हैं। 3-4 साल ऐसा नौकरी नहीं करने के बाद भी लोग बहुत अच्छे तरीके से नौकरी करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक्स पार्टी हुए हैं तो इसमें एक फायदा ये है कि वो अपना बातें रखने का जगह नहीं मिले है उनको, तो एक अपील ऐसा कर सकते हैं कि दिमागी हालत खराब होने के कारण एक मेंटल हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ चाहिए। दिमागी हालत खराब होने के कारण उसको समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो गया है, क्या हुए हैं, और अभी जब उनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिमागी हालत ठीक हुए हैं, तो इस सिचुएशन में वो जब देखा कि ऐसा हो गया है, वो अपील कर रहे हैं कि आगे से ऐसा कभी ऐसा नहीं होगा और वो ठीक ठाक नौकरी करेगा करके एक अपील कर सकते हैं। और ऑन मेडिकल ग्राउंड इसका अगर करेंगे तो ही एक रास्ता है जिस रास्ते से वो बच सकते हैं। अगर वो आगे नौकरी करना चाहते हैं तो करना चाहता है, आया था वो मेरे पास में। हाँ, तो यही एक ही रास्ता है, मेडिकल ग्राउंड जो है, मेडिकल ग्राउंड दिखा के, क्योंकि बाकी दूसरा मेडिकल ग्राउंड मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं होगा, जो कि आपका मेंटल ग्राउंड जो है, मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ ग्राउंड में अगर आप करवा सकते हैं तो दैट विल बी अ गुड एफर्ट फॉर हिम इफ ही वांट्स टू रियली डू वर्क। अगर जॉब करना चाहते हैं तो ऐसा करके कर सकते हैं। आप उनका अपील तरीके से तैयार करवा दीजिए तो मेरे ख्याल से रास्ता मिल जाएगा। मैं अशोक साहब के पास में भेजूंगा उनको, नागपुर का ही केस है। ओके दादा, थैंक यू राम प्रसाद जी। विवेक काले जी, मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूं, आपके माइक को क्लिक करके बोलिए। यस बोलिए विवेक जी। आवाज नहीं आ रही है काले जी? काले आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूछना है तो अपने को डिस्कनेक्ट कर लो, फिर से कनेक्ट करो। ओमन देव जी, ओमन देव शर्मा जी।
आप आपके माइक को क्लिक करके आप पूछ सकते, आपका परिचय दे करके अपनी प्रतिक्रिया रखें। यस, बोलिए होमन देव जी। लगता है इन लोगों के साथ में कुछ टेक्निकल चैलेंज ज्यादा ही है। चलिए, समय भी बहुत हो गया है। मैं भानु ये अपना भानु प्रताप जी को पूछने दो। हाँ, भानु प्रताप जी। हाँ, मिश्रा जी खले जी जुड़ रहे हैं, तो फिर से एक बार। भानु प्रताप कितने बार पूछेंगे? भानु को जितना पूछना हो एक बार में पूछ लेना। जब दूसरे को भी तो मौका मिलना चाहिए। मेंटल वाला जब आया ना, तो एक केस ऐसा है, 6 महीना मात्र नौकरी है और वो लगभग 8-9 साल एब्सेंट रहा। उसके बाद 2 साल पहले वो रिमूव फ्रॉम सर्विस हो चुका है। उसमें रिमूव फ्रॉम सर्विस में किसी तरह का कोई रिमार्क्स नहीं है, उसको कैसे पेमेंट होगा नहीं होगा। 2 साल बाद वो अपील किया है। अपील करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी जो है, उस समय AWM थे जूनियर स्केल, अभी वही अपीलेट अथॉरिटी हो गए सीनियर स्केल में। वो सीधे लिख के भेज दिए हैं कि आपके अपील पे विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि मेंटल प्रॉब्लम ही लिख के दिया है। इसमें कुछ किया जा सकता है क्या इस तरह का केस में? सर्टिफिकेट दिए है क्या? हाँ, सर्टिफिकेट लगाया है, मेंटल का सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है दादा, बताएंगे अभी। उसमें ऐसा है कि मेंटल रेलवे वाला बोर्ड का एक्चुअली अभी याद आ जो गया। हाँ, रेलवे बोर्ड का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, जहां पर चोरी नहीं किए हैं, रेलवे का कोई लॉस नहीं किए हैं, एब्सेंटी के कारण जिन लोगों को रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है और कुछ भी उनको नहीं दिया गया है, उनको 1/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी या तो 2/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी देने का बात अभी रेलवे बोर्ड कर चुके हैं, प्रोवाइडेड उनका सर्विस शीट होना चाहिए और उनको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ताकि ये पता चले कि उन्होंने कोई चोरी किए है या रेलवे का कोई लॉस करवाया है। तो उनको मिल सकते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे नागपुर डिवीजन में ओपन हो रहे हैं और उनको 1/3, कभी किसी का 2/3 ऑफ पेंशन मिल रहे हैं। अब ये रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है, आप दे सकते हैं। अपील में जैसे लिख के दे दिया कि आपके अपील पे विचार नहीं किया जा सकता है, नहीं, अभी वो रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस है, रेलवे बोर्ड का लेटर कोट करके आप कीजिए, ऐसे नॉर्मल अपील नहीं। रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसमें वो बताए है कि जहां पर चोरी नहीं किए हैं, पुराना जितने भी पुराना केसेस है, जितने भी पुराना हो, सभी केसेस में जहां पे रिमूवल किए हैं फॉर लॉन्ग एब्सेंटी, ज्यादातर लॉन्ग एब्सेंटी में इन लोगों को 1/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी और 2/3 ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी देने के लिए रेलवे बोर्ड हाँ कर चुके हैं। उसका रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, आप किसी को भेज देंगे तो मैं अशोक जी को वो रेलवे बोर्ड का सर्कुलर दे देंगे। ठीक है, ग्रुप तो सर्कुलर को कोट करके आप अपील कीजिए। मिश्रा जी खले को अनम्यूट करिएगा। और पीएफ वगैरह वो तो मिलेगा। मिश्रा जी खले को अनम्यूट करिए। किधर हैं अभी विवेक जी? विवेक खले अभी फिर से कनेक्ट हुए हैं, डिस्कनेक्ट करके। विवेक जी अपने माइक को अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए। तो टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या उनका? अच्छा खासा उनको टेक्निकल चैलेंज है कुछ तो। डिस्कनेक्ट किया फिर से नहीं हो रहा है। हाँ बोलिए। हाँ, अश्विनी जी आ जाओ अभी लास्ट पे। यस यस, होमन देव जी बोलिए। होमन देव जी, इनका भी नहीं है, इनके साथ में भी कुछ लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं अपने तिवारी सर को मैं बोलूंगा, सूर्य प्रकाश तिवारी जी। सूर्य प्रकाश तिवारी जी, आप वोट ऑफ थैंक्स बोलें, अपने आप को अनम्यूट करें और वोट ऑफ थैंक्स दें। अगला तिथि आप जैसा अश्विनी जी बता दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए, कब कब होगा उसको तब अगला कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम हाँ जी, अगला 16 तारीख को है। 16 अश्विनी जी। 16 तारीख को सब्जेक्ट्स। सूर्य प्रकाश जी को तो आने दीजिए ना, वो आए तो सही पहले। सूर्य प्रकाश जी
हाँ जी आप बता नमस्कार। दीजिए, अश्विनी जी आप बता दीजिए। हाँ 16 मैं का कार्यक्रम। बता रहा हूँ। नमस्कार सभी लोगों को। आज का कार्यक्रम में हमारे जो सभी केंद्रीय पदाधिकारी शामिल थे, श्री चक्रवर्ती दादा, संगठन मंत्री भारतीय रेलवे मजदूर संघ, मंगेश जी देशपांडे शायद नहीं जुड़ पाए, सहायक महामंत्री मध्य भारतीय रेलवे मजदूर संघ, संजीव सिन्हा जी जुड़े थे, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री, श्री भानु प्रताप पाठक जी, फाइनेंस सेक्रेटरी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, श्री विजय ठाकरे जी, संरक्षक, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद। इसके अलावा हमारे जो दो प्रमुख वक्ता श्री धनंजय मिश्रा जी और श्री प्रसेनजीत सरकार दादा, ये सभी लोग आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं। इसके लिए इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार दादा ने आज जो हम लोगों को जानकारी दी, बड़ी ही काम की जानकारी है, आगे हम लोगों के बहुत काम आएगी। और मिश्रा जी ने जो हम लोगों को बताया, हम लोगों के साथ रहते हुए भी इतना उनसे जान नहीं पाए थे अभी तक हम लोग, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को भी धन्यवाद देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अपने और भी साथियों को इसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें उनको। यहाँ जो भी होगा उनकी जानकारी निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो भी जुड़ेगा उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिश्रा जी धन्यवाद प्रकाश जी। 16 तारीख का कार्यक्रम बता दीजिए। मैं आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 16 तारीख को शाम को 19 बजे एक बहुत बड़े जो है अपना बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसकी जानकारी हम सभी लोगों को, हमारे सभी रेल कर्मचारियों को और जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र कर्मचारी हो या स्टेट कर्मचारी हो, उन सभी लोगों को ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसके जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं काफी सारे, जो इसको बताने के लिए हमारे समक्ष जो वक्ता रहेंगे वो रहेंगे श्री पवन जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल दिल्ली से, भारतीय मजदूर संघ के। ये बहुत बड़े डायनेमिक लीडर हैं जो हमारे को इस क्षेत्र की जो है जानकारी देंगे और बहुत माहिर हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में, पवन जी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। फिर हम 16 तारीख को वापस मिलेंगे इसी समय 19 बजे। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।